जैसा कि पता चला, बटन काले पीतल से बना था और कुछ सेकंड तक उसे दबाने तथा फिर ये देखने के लिए कि यह कैसा महसूस होता है, अपने जबड़े को उस पर रगड़ने के बाद राय ने बटन को छोड़ दिया और खुले में बाहर रहने के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए अपने स्थान पर वापस आ गई। मुझे लगता है कि एक बार जब वह पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, तो वह बाहर जाने के बारे में अधिक खुलेगी, लेकिन अभी के लिए वह उन जगहों पर अधिक सहज है जहां वह खुद को छिपा सकती है, विशेष रूप से अंधेरे स्थानों में। काल ने समझाया। हम उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि तब वह असहज हो जाएगी। जादूगर प्रशिक्षण के नेता ने सहमति जताते हुए थोर के सिर को सहलाया। शिक्षकों के लिए एक नया और मिलनसार पालतू जानवर ही काफी था, लेकिन रीटा काल को यहाँ किसी वास्तविक उद्देश्य से लेकर आई थी, न कि केवल ये बताने के लिए कि उसका सप्ताहांत कैसा बीता। क्या आप इतने ठीक हो गए हैं कि फिर से पूरी ट्रेनिंग शुरू कर सकें? नोट्स में कहा गया है कि कुछ मानसिक क्षति हुई है और इसे मापने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। उसने बहुत गंभीरता से पूछा। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जानने का एकमात्र तरीका वास्तव में फिर से प्रशिक्षण शुरू करना है और देखना है कि दर्द वापस आता है या नहीं। दो नए स्थान अब इतने आगे बढ़ चुके हैं कि मुझे पालतू जानवरों से फीडबैक मिल रहा है और उन्हें नियंत्रित रखने के लिए लगातार भोजन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कितना प्रशिक्षण लेना होगा। मुझे उनकी विकास दर से आगे रहने के लिए मानसिक शक्ति पर काम करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी, काल ने समझाया। ठीक है, तो हम तय समय के अनुसार सुबह की कक्षाओं में जा सकते हैं। आज से दोपहर की कक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि आपके पालतू जानवरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है क्योंकि अब उनकी संख्या 3 है। थोर को अपना सिर रगड़वाने के लिए बाहर भेजना आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण नहीं है, भले ही अन्य प्रोफेसर आपको कुछ भी बताएं, रीता ने उसे याद दिलाया। वे थोर को वास्तव में क्या सिखाने जा रहे थे, ये काल के लिए एक रहस्य था, लेकिन जब उन्होंने अपना नाश्ता समाप्त किया और हॉक को अभ्यास कराने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े, तो रीटा को एक बेहतर विचार सूझा। थोर एक बढ़ता हुआ लड़का है और उसे व्यायाम की आवश्यकता है, इसलिए आज हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि जब हॉक हमलों को रोकेगा तो तुम बैठो और ध्यान करो, और मैं प्रारंभिक आरोही वर्ग से कुछ जादूगरों को लाऊंगा जो थोर को अपने कौशल का अभ्यास करने में मदद करने के लिए बाधाओं पर काम कर रहे हैं। जैसे ही उसने बैरियर शब्द सुना, थोर का सिर जानवरों की जगह में ऊपर उठ गया। उसे बैरियर गेम बहुत पसंद था और अगर उसमें ज्यादा बैरियर होंगे तो यह और भी बेहतर होगा। क्या यह अन्य छात्रों के लिए बर्बादी नहीं होगी? काल ने पूछा। आसपास के कुछ जादूगर हंसे और रीता ने अपना सिर हिलाया। पूरी ताकत से जागृत रैंक पर हमला करने से बार बार उनका मन आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो जाएगा। उनका लक्ष्य है कि वे यथासंभव लंबे समय तक अवरोधों को बनाए रखें, जबकि थोर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हुए मैदान में उत्पात मचाता है। आमतौर पर वे जागृत रैंक योद्धा वर्ग के छात्रों को पूरे दोपहर बाधाओं को तोड़ने के लिए रखते हैं। उन्हें थोर के लिए तैयार करना कोई अलग बात नहीं होगी। लेकिन वह कौन है? एक नया पालतू जानवर, मैं इसे ले सकता हूँ? काल के बगल में जादूगर छात्र ने पूछा। हाँ, एक लाइटनिंग सेरो जिससे मैंने अभी अभी दोस्ती की है। सभी शिक्षक उससे प्यार करते हैं और उसे बैरियर गेम बहुत पसंद है। एक बार जब आप उसे खेलते हुए देखेंगे तो आप आभारी महसूस करेंगे कि आपको हॉक मिला, काल ने मजाक में कहा। छात्रों ने तैयारी कर ली और हॉक अपने दैनिक प्रशिक्षण के लिए आकाश में उड़ गया। रीटा को बाधाओं पर काम कर रहे 4 छात्रों को पकड़ने और उन्हें मैदान के चारों ओर अलग अलग कोनों पर उन्हें स्थापित करने का निर्देश देने में बस कुछ सेकंड लगे, जिससे एक तरह का घन बन गया। जाओ, मौज करो, काल ने निर्देश दिया और थोर अपनी सर्वश्रेष्ठ गति से लड़खड़ाते हुए उस स्थान से बाहर भाग गया, अभी भी थोड़ा असमन्वित, हर जगह नवजात जानवरों के रास्ते में। लेकिन जब उसके सींग पहले अवरोध से टकराए और वह थोड़ा डगमगाया, तो जादूगरों को पता चल गया कि यह प्रशिक्षण उनके लिए आसान नहीं होगा। हमलों के पीछे कोई तुक्या कारण नहीं था, वह जो भी देखता उस पर हमला कर देता, बशर्ते वह उसके बगल वाला न हो। वह भागने के लिए बहुत करीब था और वह जितना संभव हो सके भागना चाहता था। वास्तविक युद्ध में ऐसा शायद ही कभी होता। वे अपने दुश्मनों को चीरने के लिए सींगों से भाले और झाड़ू से वार करते थे, लेकिन चमकती जादुई दीवारों पर हमला करने में कुछ संतुष्टि थी। हॉक के नीचे गतिशील लक्ष्यों पर आक्रमण कर रहे जादूगरों को ध्यान देने तथा हंसने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि थोर खुशी से तुरही बजा रहा था, एक सैन्य युद्ध तुरही की तरह लंबी मधुर ध्वनि, तथा जो भी अवरोध पहले वापस आता था उस पर आक्रमण करना जारी रखा।
उन्हें सभी को ध्वस्त करने में केवल 20 मिनट लगे तथा पहला ब्रेक आधे घंटे से पहले निर्धारित नहीं था। लेकिन अगर वे तैयार नहीं होते तो वो तब तक इंतजार करता जब तक कोई तैयार नहीं हो जाता। जब उसे इंतजार करना पड़ता था तो सभी छात्र उसकी निराशा देख सकते थे और यह खामोश निर्णय कि वे इतने अच्छे नहीं थे कि वे उसके जैसे राक्षस के लिए लंबे समय तक खिलौना बन सके, उन पर हावी हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने जो अवरोध बनाए थे वे असाधारण रूप से प्रभावशाली थे और वे उनसे एक रैंक ऊपर थे, लेकिन जब खतरे से निपटने के लिए कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी तो उन्हें उनके मान भंडार को नष्ट करने में अधिक समय नहीं लगा। बिजली की बाधा ने केवल उसके शरीर को स्थिर किया और उसके सींगों को टूटने से बचाया। ये पहले भी कई बार ढह चुका था, लेकिन इसके बिना भी एक लाइटनिंग सेरो में अविश्वसनीय कच्ची शक्ति थी। जब ब्रेक की घोषणा हुई तो थोर घास पर लेट गया और आरोही अवरोधों पर प्रशिक्षण ले रहे योद्धाओं के समूह के कुछ योद्धा उसे बेहतर ढंग से देखने के लिए वहां आ गए। आप जानते हैं कि इस तकनीक में कुछ खूबियां हैं। हम कौशल का उपयोग करते हैं और अपने हथियारों को घुमाते हैं, लेकिन वह मूल रूप से बिजली में लिपटे 100 किलो के डायनासोर को उन पर फेंक रहा है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने जॉन को पकड़ लिया और उसे बैरियर पर घुमाया तो हम और भी अधिक नुकसान कर सकते हैं। लड़कों में से एक हंसा। इसके बारे में सोचना भी मत, बस खुश रहो कि उन्होंने उसे हमारी गार्ड क्षमता का परीक्षण करने के लिए हमारे पास नहीं भेजा क्योंकि कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता था। दूसरा लड़का हंसा, जबकि थोर घास में हाँफते हुए अगले दौर के लिए ऊर्जा जुटा रहा था। वो थका हुआ होगा, है ना? वो आधे घंटे से बेतहाशा दौड़ रहा है, आरोही जादूगर के छात्रों में से एक ने पूछा। आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं। उसकी प्राकृतिक रिकवरी का मतलब है कि ब्रेक खत्म होने तक वो बैरियर गेम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएगा और बेहतर होगा कि आप खेलने के लिए तैयार रहें, नहीं तो वो बहुत निराश हो जाएगा, काल ने उन्हें बताया। खेल के बारे में सुनकर थोर उत्साहित हो गया और सभी जादूगरों ने खुद को कराहते हुए महसूस किया कि राक्षस को नियंत्रित करना उतना आसान काम नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अगर यह हमला था तो उन्हें अवरोध को बनाए रखना होगा और अवरोध को कम होने दिए बिना उसी समय हमला करना होगा, अन्यथा वे सुदृढ़ीकरण आने से बहुत पहले ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुबह की कक्षाएं समाप्त होने पर थोर लगभग थक चुका था और वह दोपहर के भोजन के लिए अपने कमरे में लौट आया, लेकिन हॉक शानदार समय बिता रहा था। आधे काम को संभालने के लिए काल के बिना उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज पर स्वतंत्र रूप से हमला करने का मौका मिला और छात्रों के अनुसार उसके पास उन चीजों को चुनने की अनोखी प्रतिभा थी जो वास्तव में चलती हुई लक्ष्यों पर लगने वाली थी, जबकि उन चीजों को अनदेखा कर देती थी जो चूक जाती थी। यहां तक कि जब वे हमलों का एक समूह भेजते थे तो वो उनमें से केवल एक हिस्से को मार गिराता था और बाकी को लक्ष्य से आगे निकल जाने देता था। यह उसकी ओर से अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा कुशल था और यह स्थिर लक्ष्यों के साथ संभव नहीं होता क्योंकि जादूगर शायद ही कभी उन्हें चूकते थे। वे ये भी ध्यान देने लगे थे कि हॉक किसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था क्योंकि उनका निशाना बहुत खराब था। उन जादूगरों को जल्दी से सुधार करना होगा क्योंकि बाकी वर्ग के लोग एक विशाल पक्षी को हमेशा के लिए उनका मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे और न ही वे मजे में शामिल होंगे। दोपहर के भोजन के बाद हालात में भारी बदलाव आया। सार्जेंट रीटा और साथ ही ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट की जोड़ी ने फैसला किया कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अब, जबकि उनके पास कौशल का उपयोग किए बिना छोटे मोटे खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त दक्षता थी, अब उनके समय का सबसे कुशल उपयोग नहीं था। इसके बजाय दोपहर का समय काल के लिए पालतू जानवरों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण अभ्यास होगा। राय को खेलने के लिए राजी करना कठिन हो सकता है, लेकिन आज का अभ्यास एक ऐसे लक्ष्य के खिलाफ मिलकर काम करने की बुनियादी बातों पर था जो उनसे अधिक मजबूत था। यह ऐसी स्थिति थी जो भविष्य में अवश्यंभावी रूप से घटित होने वाली थी और टीम में उन तीनों के होने के कारण वे अब आसानी से समूह रणनीति पर काम कर सकते थे। हमने स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को भर्ती किया है और वे आज आपके लक्ष्य होंगे। लक्ष्य 3 घुसपैठियों को रोकना और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें निष्क्रिय करना है। ये सभी गार्ड हैं, इसलिए वे जानते हैं कि कैसे लड़ना है, लेकिन वे सभी आरोही रैंक पर हैं, इसलिए आप उन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकते जैसे आपने टैंक और बाधाओं के खिलाफ किया था, एलिस समझा रही थी। इससे हॉक का ध्यान तो गया, लेकिन थोर निराश हो गया। अगर वो उन्हें तोड़ नहीं पाता तो ये बहुत कम मजेदार होता, लेकिन हॉक का ये स्पष्टीकरण कि ये अभ्यास वयस्क होने के लिए अभ्यास थे, बढ़ते हुए युवा शेरों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। रे ने कुछ क्षणों तक स्थिति पर विचार किया और फिर काल की पीठ पर चढ़कर बाहर आ गया और अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान से युद्धभूमि को देखने लगा। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं। लक्ष्यों को आप पर आसानी से हमला करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वे वास्तविक हमलों के साथ आपकी दिशा में हमला करेंगे।
वे प्रशिक्षण कवच पहने हुए हैं, लेकिन वे जादुई रूप से ढाल नहीं होने जा रहे हैं ताकि आप उन्हें स्वाभाविक रूप से नीचे गिरा सकें। यदि कोई गंभीर रूप से घायल हुआ दिखाई देगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, जादूगर ने निर्देश दिया, जबकि स्वयंसेवक थोर को घास में उछलते कूदते खेलने के लिए उत्सुक देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे एक इमारत के कोने के आसपास नजरों से ओझल होकर अपनी स्थिति में आ गए, और उनका लक्ष्य काल था। वे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विदेशी एजेंटों द्वारा अपहरण का खतरा था, जबकि वह और जानवर उसे रोकने के लिए काम करेंगे। विचार ये था कि उन्हें प्रतिक्रिया के लिए सीमित समय दिया जाए, तथा स्कूल परिसर में यथासंभव यथार्थवादी परिदृश्य तैयार किया जाए, जिसका अर्थ था कि स्वयंसेवक नजदीक ही होंगे, ताकि काल के पास तैयारी के लिए अधिक समय न हो। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तीनों जानवर एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, और चूंकि हॉक हमलावरों को देख सकता था, इसलिए जैसे ही अभ्यास दल को शुरू करने का आदेश दिया गया और हमला किया गया, जानवर उन पर हमला कर चुके थे। थोर ने पूरी ताकत से हमला करने से खुद को रोक लिया और इसके बजाय खुद को बिजली की रोशनी से मुख्य योद्धा स्लैश के खिलाफ ढाल लिया, और फिर उसे पैरों के बीच सींग से हवा में फेंक दिया, जिससे एलिस ने उसके गिरने को कम करने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। थोर ने अन्य दो पर हमला किया, जिन्होंने हॉक रैंड से निपटने के लिए अपने गार्ड को खड़ा कर दिया था, जबकि रे ने खुद को काल से दूर कर लिया था और जबरदस्त गति से अवरोध को मारा, जिससे उसके पंजे वाले पैर सीधे उसके माध्यम से चीरने में सक्षम हो गए। वो एक आदमी के पैरों पर गिरी और वह घबरा गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक ब्लडबाथ स्पाइडर थी, जिसने हॉक के हमले को बिना किसी प्रतिरोध के उस पर मारा, जिससे वो अपने हेलमेट के माध्यम से बेहोश हो गया। अंतिम व्यक्ति की भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी, क्योंकि वो अगले कुछ सेकंड तक ही थोर के हमलों को रोक सका, क्योंकि सेरो ने उस पर अपने सींगों को लहराया, और फिर राय उसकी पीठ पर था और प्रसन्नतापूर्वक बख्तरबंद कोट को फाड़ने लगा। ब्रेक, ये रक्षा दल की जीत है। तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी रक्षात्मक क्षमताओं की ताकत को कम करने की जरूरत नहीं है, बस हमलों को कम करना है, एलिस ने घोषणा की। हमने ऐसा नहीं किया। हॉक और स्पाइडर ने मिलकर उन्हें इतनी तेजी से चीर दिया कि हम उन्हें वापस ऊपर नहीं ला पाए। मैंने कभी किसी भयानक हमले में गार्ड बैरियर को इस तरह से टूटते नहीं देखा, राय द्वारा पीठ पर मारे गए थके हुए आदमी ने घोषणा की। हॉक ने अब तक जो प्रशिक्षण लिया है, उससे उसकी आक्रमण शक्ति में अद्भुत सुधार हुआ है, लेकिन रे बहुत तेजी से सीखती है, और उसकी आक्रामक अनुकूलन की जन्मजात क्षमता बाधाओं को हटाना आसान बनाती है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वो पूरी तरह से विकसित न हो जाए, उससे एक रैंक ऊपर की बाधाएं भी उसे धीमा नहीं कर पाएंगी। काल ने अपने शर्मीले साथी की प्रशंसा की। क्या हम इसका परीक्षण कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर रणनीति बना सकें? हवा में फेंके गए व्यक्ति ने पूछा, जब वो कवच के बावजूद थोर के सींग से कमर में लगी चोट को सहते हुए लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार को अपने सामने जमीन में घोंप दिया और गार्ड को सक्रिय कर दिया, जिसे रे ने अपने जबड़े और दोनों अगले पैरों से एक साथ प्रहार करके लगभग तुरंत ही नीचे गिरा दिया। उसके रवैये की विशुद्ध आत्मसंतुष्टि सभी को स्पष्ट दिख रही थी, और काल मुस्कुराए बिना न रह सका। क्या आपकी रक्षात्मक क्षमता अधिक मजबूत है? उन्होंने पूछा। नहीं, हमने गुप्त अंगरक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है। हम आमतौर पर शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बचाव और अचानक हमले करते हैं। शायद हमें पहले से तैनात पालतू जानवरों के बिना अगला प्रयास करना चाहिए। ये सभी के लिए अच्छा प्रशिक्षण होगा, उन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा इससे उन्हें कुछ और कदम चलने का मौका मिल जाएगा, इससे पहले कि वे देखे जाएं, और शायद आज उनके अंडकोशों को फिर से लाइटनिंग सेरो के सींग से टकराना न पड़े। टीम फिर से काल पर टूट पड़ी, फैल गई और छात्रावास भवन के माध्यम से चुपके से उस पर हमला करने लगी, यहां तक कि उनमें से एक ने खिड़की से बाहर छलांग भी लगा दी। अब काल ने जानवरों को आदेश दिया और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया। हॉक ने उड़ते हुए लक्ष्य को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, जबकि रे ने एक अन्य व्यक्ति को रोकने के लिए जाल का एक बड़ा ढेर थोका, और थोर ने अपने विशिष्ट आक्रमण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी मोटी गर्दन के एक झटके से दूसरे व्यक्ति को हवा में उछाल दिया। वे तीनों एक ही क्षण में जमीन पर गिर पड़े और रीता ने सीटी बजाए। काल, तुम्हें कैसे पता चला कि वे आ रहे थे? उसने पूछा। हॉक के साथ संबंध बनाने का एक साइड इफेक्ट। मेरी परिधीय दृष्टि बहुत अच्छी है, और मैं बिना अपना सिर हिलाए किसी भी जगह पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैंने उन तीनों को उनके हमला करने से पहले ही पहचान लिया था, काल ने बताया। तो क्या मुझे फिर से फेंकना जरूरी था? उनमें से एक आदमी ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। थोर को लगातार 2 बार एक ही निशाना मिला था, हालांकि इस बार उसने उस आदमी के पैरों के बीच भाला नहीं मारा था,
लेकिन उसके दो ऊपरी सींगों ने उसे उछालने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया था और वह हवा में 5 मीटर से भी ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया था। इस बार उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा मतलब है, चोट से। अंत में अचानक रुक जाना, ऐसा लगता है कि यह ज्यादा मजेदार नहीं था। काल ने संशोधन किया। क्या उन्हें आपके आसपास क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आपके द्वारा उन्हें बताने से पहले होती है? उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा। शायद मुझसे भी ज्यादा। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में कितना देख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास की चीजों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, काल ने बताया। ठीक है, तो आप पर छिपकर हमला करना भी आसान नहीं है। हमें एजेंट ए की जांच करनी चाहिए। वो थोड़ा असभ्य लग रहा है, घरघराहट वाले आदमी ने जवाब दिया, जिसका संदर्भ हॉक ने दिया था। एलिस दौड़कर वहां पहुंची और उसने देखा कि वह व्यक्ति होश में था, लेकिन वह गहन आत्मनिरीक्षण कर रहा था। वह आकाश की ओर देख रहा था और अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने लगा था। क्या कुछ टूटा है? मेरे पास चुड़ैलों की औषधियां हैं, एलिस ने कहा। यह सिर्फ मेरा अभिमान है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उसने पूछा, और एलिस ने देखा कि उसके प्रशिक्षण कवच में 6 गहरी खरोंचें थीं। हॉक ने न केवल उसे हवा से गिरा दिया था, बल्कि उसके हमले से उस व्यक्ति का गार्ड टूट गया था और हॉक के पंजों ने उसके कवच को फाड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया था। ऐसा लगता है कि हम पर ही घात लगाकर हमला किया गया, तीसरे व्यक्ति ने टखने में मोच आने पर सहमति जताते हुए कहा। रीता और एलिस दोनों ने आह भरी, लेकिन रीता ने पहले बात की। मैं पहले ही देख सकती हूं कि यह लंबे समय में एक व्यवहार्य प्रशिक्षण पद्धति नहीं होगी। वे पहले से ही बुनियादी रणनीतियों को समझते हैं और उनका प्रतिक्रिया समय इतना तेज है कि काल पर घात लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। भले ही वे आराम कर रहे हों, हमें उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का कोई और तरीका निकालना होगा। राय ने उसे तीखी नजर से देखा, जिस पर साजंट ने एक क्षण के लिए अपना सिर हिलाने से पहले प्रतिक्रिया दी। मैं भी समझ सकती हूं कि उस नजर का क्या मतलब है। युद्ध के लिए सही मायने में प्रशिक्षित होने का एकमात्र तरीका युद्ध में शामिल होना है। काल को इतनी मार्शल आर्ट आती है कि वह युद्ध में ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन अकादमी सिर्फ बेहतर प्रशिक्षण परिणाम पाने के लिए आप सभी को खतरे में डालने को मंजूर नहीं करेगी, उसने मकड़ी को याद दिलाया। हॉक हमें बाहर जाने देने के लिए सहमत हो गया, राय ने मुंह बनाया। हॉक का मन उत्सुक हो गया और मकड़ी ने उस पर मानसिक मुस्कान बिखेरी। अगर हम बाहर शिकार कर रहे होते तो आप उन्हें मारने के बाद खा सकते थे, उसने घोषणा की। ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बहुमत का शासन नहीं चलता, काल ने उन्हें अपने सबसे सख्त लहजे में बताया। रे ने हॉक की कमजोरी पहले ही पहचान ली थी। जैसे ही वो भोजन का जिक्र करती, विंड स्पीड हॉक जो भी करना चाहती उसके लिए तैयार हो जाता और थोर भी उसके साथ हो जाता, क्योंकि बाकी सभी लोग वहीं जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहन चर्चा कर रहे हैं, एलिस ने देखा जब काल जानवरों से बात कर रहा था। वे सभी बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। मैं उनसे असहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण के विकल्प यहाँ सीमित है, लेकिन यहाँ सुरक्षित है और संख्या में सुरक्षा एक अच्छी बात है, काल ने उत्तर दिया। बॉस के ये आश्वस्त करने वाले शब्द सुनकर थोर ने खुशी से अपना सिर हिलाया और प्रशिक्षकों ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। वे 2 बार इतने घंटों में लाइटनिंग सेरों से बुरी तरह पराजित हो चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वो प्राणी कोई खतरा था, वो बस बहुत दोस्ताना था। आइए हम इस पर कुछ मिनट चर्चा करें। छात्रों के कुछ समूह हैं जो मिशन पर बाहर जाना चाहते हैं, और हम आपको उनमें से एक का नेतृत्व करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि कोई दूसरा जागृत रैंक या उससे ऊपर का सदस्य हो, क्योंकि आप अभी भी प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और इस क्षेत्र में आपका परीक्षण नहीं हुआ है, एलिस ने समझाया, जिस पर रीटा ने उसे घूर कर देखा। डैनियल ने समझदारी से मैदान के पीछे बैठ गया, जैसा कि वह पूरे दिन करता रहा था, और खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचता रहा, जबकि दोनों उचित कार्रवाई के बारे में बहस कर रहे थे। छात्र प्रशिक्षण मिशन आमतौर पर खतरनाक नहीं थे, निश्चित रूप से गॉब्लिन जनजाति से भी बदतर नहीं थे, और काल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। 2 नए पालतू जानवरों के जुड़ने से वह अकेले ही एक गोबलिन जनजाति के माध्यम से उत्पात मचाएगा। वे जो कुछ भी कर सकते थे, वो लाइटनिंग सेरो को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था, जब तक कि वे उस पर झुंड बनाकर उसे नीचे नहीं गिरा देते। हॉक और रे दोनों के साथ लड़ाई में ऐसा होना असंभव लग रहा था, भले ही आप काल को खुद एक लड़ाकू संपत्ति के रूप में न गिने, क्योंकि वह ज्यादातर अन्य छात्रों पर नजर रखेगा। परिणाम अवश्यंभावी लग रहा था, और 20 मिनट की चर्चा और कुछ संक्षिप्त फोन कॉल के बाद दोनों महिलाएं अपने चेहरों पर मुस्कान लेकर लौटीं। आपको एक दूर के मिशन का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाएगी। छात्रा दाना आपके साथ जाएगी, साथ ही कॉमन ग्रेड के 8 प्रथम वर्ष के छात्र भी।
यह एक हल्के निगरानी वाले क्षेत्र में हर्बल संसाधन एकत्र करने का मिशन है, और यदि आप आपातकालीन बीकन सक्रिय करते हैं तो 10 मिनट की हेलीकॉप्टर सवारी पर आपातकालीन सहायता उपलब्ध होगी, सार्जेंट रीटा ने काल को सूचित किया। समझ गया सार्जेंट, इस अवसर के लिए धन्यवाद। काल ने अपने जानवरों की उत्तेजना को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए यथासंभव गंभीरता से उत्तर दिया। वे अंततः उस स्थान पर पहुंच गए जहां चूहे हो सकते थे, और हॉक इस संभावना से बहुत खुश था। मिशन अगली सुबह शुरू होना था और उन्हें ट्रेन से उस स्थान पर पहुंचाया जाना था जहां वे जा रहे थे। वहां कोई सड़क नहीं थी, लेकिन ट्रेन की पटरियां संदिग्ध जादुई संसाधनों के स्थान से केवल 20 किलोमीटर दूर थीं। यह उनके लिए पैदल यात्रा करने के लिए पर्याप्त निकट होगा, और यह काल और डाना पर निर्भर होगा कि वे सुनिश्चित करें कि टीम खो न जाए। हॉक की ड्यूटी के कारण यह एक आसान मामला होना चाहिए था, क्योंकि वो ऊपर से देख सकता था कि वे कहां जा रहे थे, इसलिए काल को स्थिति के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं थी। क्षेत्र में किसी बड़े जानवर की भी रिपोर्ट नहीं थी, केवल कुछ जंगली सुअर और कुछ छोटे राक्षस थे जो जंगल में रहना पसंद करते थे। यह अधिकांश टीमों के लिए एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, काल ने सोचा। छोटे राक्षस सभी सामान्य ग्रेड के थे और वह उनसे कुछ ही सेकंड में निपट सकता था, लेकिन वे उन छात्रों के लिए एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी थे जो अभी भी अपने प्रारंभिक विकास से संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा दाना के साथ उसके गोलेम की जोड़ी होने से बड़े जीवों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा होगी, जिससे बहुत कम चीजें उन पर हमला करने की हिम्मत कर सकेंगी। गोलेम को ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं थी, और अब तक वो उन्हें अपने दूसरे कास्टिंग से ज्यादा विचलित हुए बिना जटिल आदेशों का पालन करवाने में सक्षम हो गई होगी, जो उन्हें बेहतरीन रक्षक बना देगा। वे सभी इसे जल्दी का दिन कहते थे, क्योंकि आपूर्ति ट्रेन सुबह 3 बजे आती थी, ताकि जब तक सभी जागना शुरू करें तब तक आपूर्ति छांट कर उठाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते थे तो आपको सुबह 3:30 बजे तक पटरियों पर पहुंचना पड़ता था, या अगर सामान उतारने का काम धीमा चल रहा था तो सबसे देर से 4 बजे तक पहुंचना पड़ता था। ट्रेन तब तक समूहों के आने का इंतजार नहीं करती थी जब तक कि कोई अत्यावश्यक मिशन न हो, इसलिए समय पर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी का एक प्रमुख हिस्सा था। इस प्रकार काल ने खुद को सुबह 2 बजे दाना को जगाते हुए पाया, जिसका दाना और राय, जो उसके ऊपर गज़ेबो की छत पर सो रही थी, दोनों ने बहुत विरोध किया। अब जाने का समय हो गया है, मैं जल्दी से पौधों को पानी देने जा रहा हूं, और फिर हमें नाश्ता करके ट्रेन पर चढ़ना है, काल ने उसे याद दिलाया। राय अपने स्पेस में वापस वेब में गायब हो गई, जबकि डाना उठकर तैयार हो गई। वे दोनों कैफेटेरिया में अपनी टीम से मिले, जिसमें इस तरह के मौकों के लिए स्टाफ पर एकमात्र नाइट शिफ्ट कर्मचारी था, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। वे अभी भी 2 लोगों की कमी महसूस कर रहे थे, और सुबह के 3 बजने वाले थे। क्या किसी को पता है कि बाकी 2 लोग किस कमरे में हैं? हमें जाकर उन्हें जगह देना चाहिए, काल ने जोर देकर कहा। हाँ, मैं करती हूँ, वे मुझसे बस कुछ ही दरवाजे नीचे हैं। एक अन्य ने एक क्रूर मुस्कान के साथ सहमति जताते हुए कहा कि उसे उन्हें जगाने में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा मजा आएगा। 10 मिनट बाद 3 छात्र वापस आ गए, और जो लड़की उन्हें लेने गई थी वह अपना नाश्ता लेकर वापस आ गई, जबकि 2 लड़के खोए हुए और आधे सोए हुए लग रहे थे। कुक, क्या हम उनके लिए कुछ खाना और कुछ लंच ला सकते हैं? स्कूल से मिले सामान में हमारे पास राशन के पैकेट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा ताज़ा सैंडविच बेहतर होगा, काल ने खाना खत्म करते हुए पूछा और आखिरी 2 बच्चों को बिठाया। मैं उनके लिए कुछ ले आऊंगी, ट्रेन पहले से ही यहाँ है, इसलिए अगर आप उन्हें उतारे जाने से पहले वहां पहुंचना चाहते हैं तो आपको चले जाना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। फिर भूरे रंग के बैगों से भरी एक ट्रे थमा दी, जिनमें से 2 बैग बहुत बड़े थे। दाना ने भोजन समाप्त करने के बाद सभी को स्कूल परिसर से अकादमी के चारों ओर स्थित रेल स्टॉप तक 1 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बाहर निकालने का काम किया। क्या कोई लाइट लेकर आया है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक योद्धा ने शिकायत की जब वे अकादमी के मैदान से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगे। सभी ने काल की ओर देखा, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, और उसने कंधे उचका दिए। माफ करना, मैं एक पल के लिए भूल गया कि मैं ही अकेला हूं जो अंधेरे में देख सकता हूं। मेरे पास अपने बैग में एक टॉर्च है, और बाकी सभी के पास भी एक होना चाहिए। उन्हें सप्लाई रूम द्वारा पैक जारी किए गए थे। मिशन के लिए स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें उनके छात्रावास में छोड़ दिया गया था, इसलिए उनके पास वह सब कुछ होना चाहिए जो अकादमी को लगा कि छात्र को यात्रा के लिए चाहिए, क्योंकि उनसे अपने पहले वर्ष के दौरान अपने पूरे गियर सेट की योजना बनाने की उम्मीद नहीं की गई थी। एक एक करके छात्रों ने अपनी टॉर्च निकाली और बैटरी चार्ज करने के लिए क्रैंक घुमाए। अकादमी को पता था कि वे अतिरिक्त बैटरी लाना भूल जाएंगे।
इसलिए टीम लीडर के रूप में काल के पैक में जो कैंपिंग लालटेन थी उसे भी हैंड क्रैंक चार्जर से चलाया गया। लालटेन में आपातकालीन फोन को चार्ज करने के लिए पर्याप्त बैटरी भंडारण भी था, जो सभ्यता के लिए उनकी जीवन रेखा के रूप में कार्य करता था। तो फिर आप 10 लोग होंगे? ट्रेन के अशर ने यात्री डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ सर, मुझे मिशन का आदेश यही मिल गया है, काल ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उसे देखा, फिर दीवार पर लगे फोन को उठाया और इंजीनियर से ड्रॉप ऑफ स्थान की पुष्टि की। ठीक है, चढ़ जाओ और अपने बैग ऊपरी डिब्बों में रख दो। तुम्हारे स्टॉप से पहले हमें कुछ और स्टॉप पर रुकना है, इसलिए तुम दोपहर के भोजन के समय तक वहां नहीं पहुंच पाओगे। काल ट्रेन के आगे वाली सीट पर बैठ गया, जहां डाना तुरंत उसकी बाह पर सो गई, तथा टीम के बाकी सदस्यों ने सुबह की यात्रा के दौरान कुछ और घंटे आराम करने की पूरी कोशिश की। वे झपकी लेते रहे, ध्यान लगाते रहे और खेल खेलते रहे, जब तक कि कंडक्टर ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि उनके पास बस से उतरने के लिए 1 घंटा और है। तभी काल ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि सभी को चलने के लिए तैयार कर दिया जाए। ठीक है, सभी लोग अपना लंच जल्दी कर लें, शौचालय का इस्तेमाल करें, अपने गियर की दोबारा जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने हथियार तैयार है। अपने बैग में नहीं, बल्कि अपनी कमर पर और किसी भी समय इस्तेमाल के लिए उपलब्ध। हालांकि यह संभावना नहीं है कि स्टॉप के बगल में राक्षस होंगे। हम जंगल में उतरेंगे और वहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस क्षेत्र को साफ कर सके, उसने उन्हें चेतावनी दी। समझ गया, टीम ने सहमति जताई, जबकि कंडक्टर ने संतोष में सिर हिलाया, ये देखकर कि इस प्रथम वर्ष के मिशन का टीम लीडर चीजों को गंभीरता से ले रहा था। उनमें से सभी ने ऐसा नहीं किया, विशेषकर इस मिशन जैसा कि आसान था। लेकिन जब ट्रेन उन्हें लेने के लिए रुकती थी तो यदि कोई घायल छात्र नहीं होता था तो इससे उनका जीवन हमेशा आसान हो जाता था। रेलगाड़ी बीच रास्ते में रुकी और छात्र खड़े हो गए। शुभकामनाएं युवा अभिजात वर्ग। बस किसी भी ट्रेन को दूसरी दिशा से गुजरते हुए देखें, उसे रोक दें और वह आपको अकादमी में वापस ले जाएगी, या इतनी करीब कि आप पैदल चलकर जा सके, कंडक्टर ने समझाया। समझ गया, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, काल ने सहमति जताई और दूसरों को दरवाजे से बाहर ले गया। डाना ने समूह के पीछे की ओर आकर यह सुनिश्चित किया कि वे सभी ट्रेन से उतर गए हैं, और जब काल ने हॉक को उनका पता लगाने के लिए बुलाया तो उसने पैक के पीछे की ओर पहरा देने के लिए अपने 2 गोलेमों को बुलाया। यहां पर शांति थी, केवल ट्रेन के फिर से चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह सुरक्षित है, बल्कि उन्होंने अभी तक किसी खतरे को महसूस नहीं किया था। सभी छात्र बहुत घबराए हुए थे, लंबी घास में अपने साथियों के चलने की हर आवाज सुनकर घबरा रहे थे। लेकिन जब काल उन्हें पेड़ों की ओर ले गया, जहां उन्हें अपनी जरूरत के जादुई पौधे ढूंढने थे, तो वे डर से लगभग डर गए। ये स्वाभाविक नहीं हो सकता था, वे एक पल पहले बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब काल ने उस क्षेत्र की खोज की तो उसे इसका कोई कारण नहीं मिला। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ये भावना तेजी से फीकी पड़ती गई। आखिरकार उनमें से एक ने पेड़ के तने के पास उगने वाली एक छोटी सी घास की ओर इशारा किया। आतंकवादी खरपतवार पराग एक हल्की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो भय की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये पौधे का प्राकृतिक रक्षा तंत्र है, किसी ने घास में इस पर पैर रखा होगा, उन्होंने समझाया। जब ये बात कही गई तो सभी छात्रों को थोड़ा मूर्खता महसूस हुई। योद्धाओं ने जो पहली बात सीखी वह ये थी कि उन्हें अपने पैर कहाँ रखने चाहिए। उन्हें अपनी तलवारबाजी के कौशल के लिए ठोस आधार की आवश्यकता थी, इसलिए उनके नीचे की जमीन दुश्मन जितनी ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी किसी ने एक सामान्य विषैले पौधे पर पैर रख दिया था। सभी लोग अपने मास्क लगा लें, कौन जानता है कि इस क्षेत्र में ऐसे अन्य खतरे भी हैं या नहीं, और हमें यात्रा के पहले दिन किसी को भी जहर नहीं देना है। क्या हमारे साथ कोई उपचार कक्षा है? उन्होंने छात्रों द्वारा दिए गए विवरणों को मन ही मन दोहराते हुए पूछा। मैं थोड़ा सा उपचार और विष शुद्धि कर सकता हूँ, समूह में अकेले ड्रेउड ने बताया। और मेरे पास उपचार औषधियां हैं, लेकिन हम यहाँ और अधिक सामग्री लेने आए हैं, 2 चुड़ैलों में से एक ने कहा। बिल्कुल सही, हम औषधियों को यथासंभव लंबे समय तक बचाकर रखेंगे, क्योंकि योद्धा अधिकतर जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने ट्रेन में चर्चा की थी, अगर हम पर हमला होता है तो पीछे हटकर एक घेरा बना लें, जिसमें बीच में जादूगर हो। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कमजोर है। योद्धा ढाल है, जबकि कास्टर प्राथमिक क्षति है। गोलेम आपका समर्थन करेंगे और मेरे जानवर और मैं रक्षात्मक घेरे के बाहर रहेंगे, काल ने उन्हें याद दिलाया। वो वास्तव में युद्धाभ्यास का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन हॉक के अनुसार वे पहले पौधे जिन्हें वे खोज रहे थे, वे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। मानचित्र पर एक और स्थान चिन्हित था,
जो कई किलोमीटर दूर था, लेकिन हॉक को यकीन था कि उसने उन्हें बस आगे ही पाया था। एक बार जब उन्हें पहला लक्ष्य मिल गया, तो मिशन को आंशिक रूप से सफल माना जा सकता था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो उन्हें पूर्णता के और करीब ले जाएगा। निश्चित रूप से मिल गया। जूते के आकार के चमकीले नीले फूल, हॉक ने काल को बताया, मानसिक रूप से यह समझते हुए कि वे कहाँ हैं। खतरों पर नजर रखना, मैं नहीं चाहता कि उड़ते समय तुम पर घात लगाकर हमला किया जाए। हॉक को काल की चिंता पर हल्की हंसी आई, क्योंकि वह पेड़ों से सैकड़ों मीटर ऊपर था, लेकिन उसने इस बात की सराहना की कि उसके मालिक ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतनी चिंता की। काल ने नक्शे का अनुसरण करने का नाटक करते हुए अपना रास्ता समायोजित किया और कुछ ही मिनटों में वे खूबसूरत नीले फूलों से भरे एक मैदान के पास खड़े थे। ये वही है ना? उसने पूछा। हाँ, लेकिन सभी लोग कृपया इस खुले मैदान में न जाएं। 10 में से केवल एक फूल में ही पौधे के जादुई गुण होते हैं, बाकी सब नकली होते हैं। अगर कोई गलत फूल तोड़ देता है, तो हम यहाँ बेकार में आए हैं, चुड़ैल ने विनती की। तुमने सुना, जब तक चुड़ैलें अपनी सामग्री इकट्ठा करती हैं, तब तक तुम यहीं रहो। हॉक ऊपर से देख रहा होगा, और मैं यहीं मैदान के किनारे पर रहूंगा, ताकि फूलों में कुछ छिपा हो तो उसे पकड़ सकूं। दोनों चुड़ैलें खेत में सावधानी से आगे बढ़ी, किसी भी फूल पर पैर रखने से बचती हुई और अपनी पसंद के फूल चुनती गईं। हालांकि पौधे बिना किसी लड़ाई के नहीं जा रहे थे। कई बार चुड़ैलें ठीक उसी समय रुक गई जब वे तोड़ने ही वाली थी और एक अलग पौधा पकड़ लिया, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। जब उनके पास कुल मिलाकर कुछ दर्जन लोग आ गए तो वे सावधानीपूर्वक कदमों से बाकी लोगों के पास लौट आए। बस इतना ही काफी है, आप बहुत ज्यादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तो आप पैच को नष्ट कर देंगे, और हम जल्द ही यहाँ फिर से आने की उम्मीद करते हैं। पौधे समझदार होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वे अपने सार को वापस अपनी जड़ों में खींच लेंगे, जिससे फूल औषधि के लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें इतना सावधान रहना पड़ा, 2 चुड़ैलों में से ज्यादा मिलनसार ने समझाया। ठीक है, अगले पर चलते हैं, काल ने सहमति जताई। ये ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर दक्षिण में है, हॉक ने उसे बताया। अगला मिशन भी बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन यदि हॉक को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिल जाती जो मानचित्र पर नहीं थी, तो यह और भी बेहतर होता, क्योंकि उनका संग्रह अन्य छात्रों के लिए निर्देशिका से सूचीबद्ध जड़ी बूटियों को नहीं हटाता, जो यहाँ के निकट मिशन करना चाहते थे। हॉक को लगता है कि उसने हमारा एक और लक्ष्य पहले ही पा लिया है। जितना हो सके चुपचाप आगे बढ़ो ताकि हम वन्यजीवों को परेशान न करें, काल ने मंच पर फुसफुसाते हुए दूसरों को याद दिलाया। छात्र आगे बढ़ने लगे, लेकिन हॉक की सीटी ने काल का ध्यान खींचा। उसने कुछ खतरनाक चीज देखी थी, और वह नजदीक ही थी। सभी अपनी जगह पर रुके, हॉक कुछ देख रहा है, काल ने फुसफुसाते हुए कहा और रुकने का इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। सफेद कपड़ा, 2 आकृतियां आपकी दिशा में दौड़ रही है। संभवतः मानव, लेकिन शायद नहीं, हॉक ने उसे चेतावनी दी। मानव जैसे राक्षस दुर्लभ थे, लेकिन शिकारी, आक्रामक पहाड़ी लोग और विदेशी सैनिक शायद दुर्लभ न हो। उनके पास डेटा में क्षेत्र की मानव आबादी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, जिससे वे निश्चित हो सके। काल की गहरी दृष्टि ने जंगल में दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ते सफेद कपड़े को देखा। इससे 1 सेकंड पहले ही वह उस कपड़े को उसके संभावित मालिक के रूप में पहचान पाया। ये पादरी के वस्त्र है, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं। मुझे लगता है कि ये सेमिनरी अकादमी के छात्र हैं, काल ने दूसरों को बताया, फिर 2 भागती हुई आकृतियों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। यदि वो गलत था, तो उसके पास सभी फायदे थे, और यदि वे रुकना नहीं चाहते थे, तो वह राय को उन्हें तब तक बांधने के लिए कह सकता था जब तक वे शांत नहीं हो जाते। वे दोनों पेड़ों के बीच से तेजी से आए, फिर जब उन्होंने अकादमी की वर्दी देखी तो रुक गए, और अजीब तरह से इशारे करने लगे। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। आसमान में एक विशालकाय राक्षस है, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। 3 मीटर पंख फैलाव, भूरे रंग का, क्रीम रंग का पेट और पैरों पर लाल धारियां। ये प्रशिक्षित है, हमारे साथ है, काल ने उन्हें बताया, और दोनों पादरी उसे ऐसे घूरते रहे जैसे उसका एक और सिर उगाया हो। अब क्या? ये डरावना लगता है, लेकिन नहीं, एक विशालकाय भरिंग इस ओर उड़ रहा है। इसने हमारे पाठ के प्रोक्टर को मार डाला, और वह एक आरोही उच्च पुजारी था, युवा लड़के ने आश्चर्य से कहा। तुम कितनी दूर भागे हो? हम सभी एलीट हैं, और हम इलाके में जादुई पौधों की तलाश कर रहे हैं। हम 10 लोग हैं, और 2 मजबूत जागृत रैंक के नेता हैं। काल ने जोड़ी को शांत करने की कोशिश की। पादरी अपनी युद्ध शक्ति के लिए नहीं जाने जाते थे, वे योद्धाओं के हथियारों को सशक्त बनाते थे और उनका उपचार करने वाला जादू उल्लेखनीय था।
लेकिन जहां तक वास्तविक युद्ध क्षमताओं का सवाल है, वे तलवारें रखने वाले इंसान ही थे, अगर वे तलवारें लेकर चलते भी थे। ये दोनों नहीं थे, ये काफी हो सकता है। क्या तुम एक उन्नत रैंक के जानवर से लड़ सकते हो? लड़के ने उम्मीद से पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की ने अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश की। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हाँ, हम एक अकेले आरोही रैंक राक्षस से लड़ सकते हैं। अगर उनमें से बहुत से होते तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाते, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम हरा सकते हैं। काल ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हॉक भी उत्साहित हो रहा था। ज्यादातर भरिंग अच्छी तरह से नहीं उड़ पाते, वे सिर्फ थोड़ी दूर तक उड़ते और फिर जमीन पर उतर जाते। उसकी आनुवंशिक यादों ने उसे बताया कि भरिंग कुरकुरे और पौष्टिक होते हैं, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह ऐसी प्रजाति है जिसे खाया जा सकता है। राय भी इस संभावना को लेकर उत्साहित थी। ब्लडबेथ स्पाइडर के लिए सभी कीड़े मकोड़े शिकार थे। पेड़ों से टकराने की आवाज सुनकर हॉक की आवाज फिर से गूंज उठी। उसने देखा कि एक बड़ी काली आकृति उनकी ओर आ रही थी, जो खून से लथपथ थी और मौत की बदबू मार रही थी। वो शायद भरिंग ही था और वो दो इंसानों का पीछा कर रहा था। सभी लोग अपनी स्थिति में आ जाएं, पादरियों को घेरे के मध्य में ले आए। काल ने सार्जेंट रीटा की नकल करते हुए आदेश दिया। उसने ये काम इतनी अच्छी तरह से किया कि डाना ने भी प्रतिक्रिया दी और सभी को अपने स्थान पर भेज दिया, जबकि उसके गोलेम बाहर ही खड़े रहे ताकि काल द्वारा देखे गए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। पेड़ों से टकराने की घटना को अनदेखा करना कठिन था, क्योंकि भरिंग भागे हुए शिकार का पीछा कर रहा था। इसलिए काल ने समय रहते अन्य पालतू जानवरों को बुला लिया ताकि छात्र उनकी उपस्थिति से परिचित हो सकें। ये दोनों थोर और रे हैं, उन पर हमला मत करो, उसने दूसरों को चेतावनी दी। लाइटनिंग सेरो के अचानक प्रकट होने पर छात्र असमंजस में पड़ गए, जो पहले से ही एक छोटे भालू या विशाल कुत्ते के आकार का था। लेकिन उन्हें रे को ढूंढने में कुछ सेकंड लगे, जो एक पेड़ पर प्रकट हुई थी और तुरंत छिप गई थी। भरिंग नजर आया और थोर के शरीर के चारों ओर बिजली चमकने लगी। इसने उसका ध्यान खींचा और वह जीव उस पर हमला करने लगा, इस तरह से चिल्लाने लगा कि काल को लगा कि जीव भूखा है और भोजन के लिए बेताब है। मेरे इशारे का इंतजार करो। थोर, शुरुआती हमले को रोको, फिर छात्रों को जवाबी हमला करने से रोकने के लिए रास्ते से हट जाओ, काल ने पुकारा। भरिंग ने थोर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि रे ने उसे मकड़ी के रेशम के टुकड़े से उसकी पीठ के ऊपर बांध दिया था। पंखों को हिलाने वाली मांसपेशियां विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं, और जब थोर ने उस पर आक्रमण किया तो वह मुक्त नहीं हो सका। उसने अपने सींगों के प्रहार से उस प्राणी को उलटकर उसकी पीठ पर गिरा दिया। अब काल ने आदेश दिया। जैसे ही थोर दूर चला गया, उसने जादूगरों के संयुक्त मंत्रों में शामिल होने के लिए अपना हमला भेजा। वे वास्तव में आरोही रैंक के जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब उसके टुकड़े ने चिटिन को फाड़ दिया और पंखों को ऊपर उठा दिया, जिससे उसकी कमजोरियां उजागर हो गईं, यहां तक कि सामान्य रैंक के जादुई हमले भी अपेक्षाकृत प्रभावी साबित हुए। एक चीख के साथ भरिंग ने अपने पंखों को फाड़कर उन्हें मुक्त कर दिया और थोर पर फिर से हमला किया, जो सबसे बड़ा खतरा था। छात्रों ने अपने हमले रोक दिए तथा मौका तलाशने लगे, जबकि काल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। जब दोनों जानवर आपस में भिड़े तो थोर की बिजली एक क्षण के लिए डगमगा गई और टिमटिमा कर लुप्त हो गई, और भरिंग ने अपनी आस्म जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इससे एक क्षण पहले रे उसके सिर पर उतरी और भरिंग की खोपड़ी के काइटिन को फाड़ने से पहले अपने पंजों वाले पैरों से उसकी आंखें फोड़ना शुरू कर दिया। काल ने प्राणी की गर्दन के पीछे एक संघनित रैंड के साथ इसमें मदद की, और ब्लडबाथ स्पाइडर ने उसे मारने के लिए आगे बढ़कर मांसपेशियों को अलग करने के लिए छेद को फाड़ दिया। विशालकाय भरिंग ने आखिरी बार अपने पंखों को झटकते हुए रे को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई थी और मकड़ी ने खोल को फाड़कर अंदर के अच्छे हिस्सों को निकालना शुरू कर दिया। अपने आप को कीड़ों की आंत में मत लपेटना, आसपास कोई नदी नहीं है जहां जाकर आप साफ हो सकें, काल ने उसे चेतावनी दी, ठीक उसी समय जब राय सीधे कीड़ों की लाश में गोता लगाने वाली थी। उसने शिकायत करते हुए सिर को अपने राक्षसी स्थान में खींच लिया, जबकि थोर ने उसे सौभाग्य के लिए एक आखिरी लात मारी। समस्या का समाधान हो गया है, हम और अधिक खतरों पर नजर रखेंगे, लेकिन बीटल का खतरा टल गया है। काल ने पूछा, पादरी छात्र कहाँ है? तुम कितनी दूर भागे और तुम्हारे समूह में और कितने लोग थे? उन दोनों ने बस अपना सिर हिलाया। हम और महायाजक ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकले थे। मुझे नहीं पता कि हम कितनी दूर भागे, हम बस भागे। काल ने सिर हिलाया। मैं अपने हॉक को युद्ध के दृश्य की तलाश करने के लिए भेजूंगा।
मुझे पता है कि चर्च में कुछ औपचारिक दफन अनुष्ठान और इस तरह की चीजें होती हैं, है ना? दोनों युवा मौलवियों ने स्तब्धता से सिर हिलाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम सब कुछ सुलझा लेंगे ताकि उच्च पुजारी का ख्याल रखा जा सके। चिंता मत करो, हम शव को जंगल में ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, काल ने उन्हें बताया। जंगल में छोड़ने के लिए संभवतः कोई शव नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा सफेद झूठ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यदि वहां कोई खून से लथपथ स्मृति चिन्ह हो जिसे भरिंग ने न खाया हो, तो यह उनके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। काल ने सोचा कि इससे पादरी छात्रों और अन्य अभिजात वर्ग के छात्रों को स्थिति के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस होगा। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि वह मृत्यु के बारे में इतना लापरवाह कैसे हो गया। मांस तो मांस है, हॉक ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। राय ने पूरे दिल से सहमति जताई, लेकिन थोर ने बस अपना सिर हिला दिया। सुगंधित पत्ते किसी भी दिन मांस से बेहतर थे। अपने पालतू जानवरों की प्रतिक्रियाओं से काल को एहसास होने लगा कि उनके सोचने का तरीका उसके सोचने के तरीके को कितना प्रभावित कर रहा है। उसे इस स्थिति से भयभीत होना चाहिए था, लेकिन उसके पालतू जानवरों की शांति ने उसे उतना ही प्रभावित किया जितना कि उनके उत्साह ने, और वह खुद को इस स्थिति के बारे में उचित रूप से उत्तेजित नहीं कर सका क्योंकि हॉक जंगल में बीटल के निशान का अनुसरण करके मूल लड़ाई की जगह की खोज कर रहा था। मैंने इसे पा लिया है। इसने खाना पूरा नहीं खाया, इसने सिर्फ अच्छे हिस्से खाए और फिर बाकी हिस्सों का पीछा किया। मुझे लगता है कि मैं इसे इस बैग में रख सकता हूं जो उन्होंने लाया है, हॉक ने उसे मददगार तरीके से बताया। यह एक परेशान करने वाला विचार था। उसे पैक करके बीस्ट स्पेस में ले आओ, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे उचित तरीके से दफनाया जाए। नहीं, रुको, मैं मौलवियों से पूछूंगा कि क्या उसे पहले वहीं दफनाया जाना चाहिए, काल ने जवाब दिया। उच्च पुजारियों के लिए दफन की रस्म क्या है? क्या मुझे हॉक से शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए कहना चाहिए, या उसे जमीन पर दफना देना चाहिए? काल ने पूछा। दोनों मौलवियों में से बड़े ने एक छोटी सी पुस्तक निकाली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। मुझे यकीन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है, यह एक सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ एक कमजोर जागृत जानवर से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने पन्नों को पलटते हुए बुदबुदाया। ओह, ये यहाँ है। हाँ, उसे राजकीय सम्मान के साथ चर्च में वापस लाया जाना चाहिए, उसके उच्च पद के लिए धन्यवाद। अंतिम संस्कार के समय पादरी के लिए 3 दिन का शोक मनाया जाएगा, और कुछ अन्य चीजें भी होंगी जो वास्तव में आपसे संबंधित नहीं हैं, लेकिन कृपया अवशेषों को सुरक्षित रखें। छात्र ने उत्तर दिया। काल ने संदेश को आगे बढ़ाया और हॉक ने सभी टुकड़ों को अपने साथ लाए बड़े जड़ी बूटी संग्रह बैग में डालने की पूरी कोशिश की और काल के पास वापस उड़ान भरने लगा। एक बार जब वह करीब पहुंच गया, तो हॉक ने बैग को अपने जानवर के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जबकि रे ने बीटल के शरीर का दावा किया, जिससे क्षेत्र अजीब तरह से खाली हो गया। अभी क्या हुआ? एलीट क्लास के एक छात्र ने पूछा। मेरे जानवरों के पास एक अलग जगह है जहां वे बाद में खाने के लिए भोजन रख सकते हैं। राय ने बीटल को दूर रखा, और हम अकादमी में व्यापार के लिए चिटिन के अच्छे हिस्सों को अलग कर देंगे। वे राक्षस भागों के लिए भुगतान करते हैं, क्योंकि उनका उपयोग कवच और हथियारों के साथ साथ कुछ जादुई वस्तुओं में भी किया जा सकता है, काल ने समझाया। ओह, यह सही है। क्या आप रे से पूछेंगे कि क्या मैं सींगों में से एक ले सकता हूं? बीटल सींग मेरी सामग्री की सूची में है, लेकिन मैंने कभी भी इसे विशाल बीटल से छिपाने के बारे में नहीं सोचा। रे ने कुछ प्रयास करके सींग को तोड़ दिया और उसे अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ चिटिन का एक ठोस टुकड़ा था और पूरी तरह से अखाद्य था, इसलिए यह उसके लिए बेकार था। छात्र ने श्रद्धा से सींग को देखा। तुम्हें पता है, यह इतनी जल्दी मर गया कि यह कभी समझ में ही नहीं आया। यह एक आरोही रैंक का जानवर था, है ना? मैं चिटिन में शक्ति महसूस कर सकता हूं, लेकिन यह इतनी आसानी से मर गया। काल मुस्कुराया। यह आंशिक रूप से राय की विशेषता के कारण है। वो चिटिन के माध्यम से रास्ता खोजने में उत्कृष्ट है। इसके अलावा मेरी हमला करने की शक्ति अधिक है, और इसके पंख ऊपर उठने के साथ कम बख्तरबंद पक्ष उजागर हो गए। छात्र मन ही मन नोट्स बना रहे थे, ताकि अगर उन्हें फिर से ऐसा कुछ लड़ना पड़े तो वे तैयार रहें। पंखों को ढकने वाला खोल विशाल भरिंग के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा था, इसलिए आमतौर पर आप उसकी पीठ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मकड़ी के रेशम से पंख ऊपर उठने के कारण वह हमले के लिए कमजोर हो गया, और काल की क्षमता ने उनके लिए निशाना लगाने के लिए एक खुला घाव छोड़ दिया था। अब हम अगली जड़ी बूटी के पास हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे, इसलिए चलते रहें। हमारे नए दोस्तों से माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें अभी भी एक मिशन पूरा करना है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सुरक्षित वापस आएं। हालांकि अगर आपका पिकअप पॉइंट हमारे जाने से ज्यादा दूर है, तो मैं आपको वापस ट्रेन की पटरियों पर ले जाऊंगा, काल ने आगे कहा।
हमारे लिए ये काफी है। मुझे नहीं पता कि हमें कहां से उठाया जाना था, इसके लिए हाई प्रीस्ट जिम्मेदार था। लेकिन यहाँ कहीं बाहर सेमिनरी स्कूल के दूसरे समूह भी हैं। ट्रेन ने हम सभी को कुछ ही मिनटों के अंतराल पर उतारा है, इसलिए हो सकता है कि हम आपके जाने से पहले उनमें से किसी एक को ढूंढ लें। युवा पादरी ने उत्तर दिया। योद्धाओं में से एक ने लड़के की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन इस बीच हम तुम पर और तुम्हारे पवित्र जादू पर भरोसा कर रहे हैं। लड़के ने सिर हिलाया और शर्मीली लड़की ने उन्हें अंगूठा दिखाया। पवित्र जादू ही एक ऐसी चीज थी जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। वे मुख्य पुजारी के साथ ज्यादातर जड़ी बूटियां चुनने के लिए खच्चरों के रूप में सेवा करने के लिए बाहर गए थे, और एलीट अकादमी के योद्धाओं की तरह प्रशिक्षण के लिए नहीं, चर्च के लिए। आज्ञाकारिता और अधीनता युद्ध कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और अपने मिशन पर उच्च पुजारी की सेवा करना समुदाय के लिए सेवा के उनके भविष्य के कार्यों के लिए अच्छा प्रशिक्षण था। अब आगे क्या होगा? क्या हॉक ने यह नहीं कहा था कि आपातकाल से पहले आसपास कुछ था? डाना ने पूछा। बस यहीं से। हॉक पहले से ही हवा में वापस आ गया है और अधिक खतरों की तलाश कर रहा है, इसलिए हम जड़ी बूटियों के अगले सेट की ओर उसके रास्ते का अनुसरण करेंगे, और फिर हम तीसरे चिन्हित स्थान पर चले जाएंगे। काल ने सहमति जताई। तकनीकी रूप से वह मानचित्र पर चिन्हित तीसरे स्थान को छोड़ देगा, क्योंकि वह युद्ध स्थल पर या उसके बहुत करीब था। लेकिन यदि उन्हें वह संसाधन कहीं और नहीं मिला तो वह यात्रा के अंत में उन्हें वहां ले जा सकता है। जिस रास्ते से उसने उन्हें लाने की योजना बनाई थी, वह युद्ध के ठीक सामने से होकर गुजरता, लेकिन हॉक की खोज के साथ वह मार्ग को बदलकर उसके चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगा सकता था, और जब वे समाप्त हो जाते तो वापस पटरियों के पास पहुंच सकता था। अगर इससे समूह की जरूरत की सभी चीजें पूरी हो जाती, तो वे कुछ संभावित संसाधनों को छोड़ सकते थे और संतुष्ट होकर वापस लौट सकते थे। हालांकि अगर मौलवियों को दूसरों की जरूरत होती, तो वह खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए साथ ले आता। उनके पास एक यात्रा के लिए पर्याप्त आघात था, इसलिए एक अच्छी याद को ऊपर रखना मददगार हो सकता है। काल को याद आया कि बचपन में उन्होंने यह बात कहीं सुनी थी, संभवतः गड्ढे में हुई कई घटनाओं के बाद स्कूल के काउंसलर से। अगर किसी को इस आसान मिशन के बारे में तब आराम महसूस हुआ था जब वे वहां पहुंचे थे, तो उन्हें अब आराम महसूस नहीं हुआ। पूरा समूह हाई अलर्ट पर था, जंगल में किसी भी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जो खतरा हो सकती थी। काल ने हॉक के मार्गदर्शन का पालन करते हुए थोर को जमीन पर समूह का नेतृत्व करने दिया, जबकि रे ने विशालकाय भरिंग के अवशेषों के साथ जानवरों के स्थान में छिप गई, जिसे वह आक्रामक अनुकूलन के लिए एक्सोस्केलेटल प्रजातियों की अपनी समझ में सुधार करने के लिए सावधानीपूर्वक विच्छेदन कर रही थी। जब वे पुनः चलने लगे, उसके कुछ ही मिनटों बाद एक क्रोधित घुरघुराहट ने काल का ध्यान आकर्षित किया, तथा झाड़ियों के बीच से एक बड़े जानवर के टकराने की आवाज ने अन्य सभी का ध्यान आकर्षित किया। 3 पेड़ वानर, सामान्य ग्रेड। वे स्वादिष्ट नहीं लगते, हॉक ने बताया कि जैसे ही जीव पास आए। हमारे पास पेड़ों पर वानरों का एक छोटा झुंड आ रहा है। समूह, तुम्हें पता है कि क्या करना है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उन पर हमला करना चाहते हो या उन्हें जाने देना चाहते हो, काल ने दूसरों को बताया, जिससे डाना उस पर मुस्कुराए। वे हर उस चीज पर हमला कर सकते थे जो हिलती डुलती हो, लेकिन इससे बाकी सब चीजें नाराज हो जाती। इसलिए अगर वह शत्रुतापूर्ण नहीं है, तो वह उसे शत्रुतापूर्ण नहीं बनाना चाहेगी। जादूगरों में से एक ने अपना सिर हिलाया। वे आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते, उन्हें बस पेड़ों से चिल्लाना पसंद है। अगर वे हमला नहीं करते, तो हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि वे अपनी आवाज से किसी भी अन्य छोटे राक्षस को डरा देंगे। समूह ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और एक तिहरे स्तंभ में आगे बढ़ा, योद्धाओं को बाहर की ओर रखा। उनके बीच जादूगर और पादरी थे और गोलेम पीछे थे, लेकिन पेड़ के वानरों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा जादूगर ने अनुमान लगाया था, और वे पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में रहे, मनुष्यों पर चिल्लाते रहे और कभी कभी उन पर मेवे और जामुन फेंकते रहे। बंदरों को लगा कि यह सब बहुत हास्यास्पद है, और जब योद्धाओं ने प्रक्षेपास्त्रों को दूर फेंका तो वे हंसने लगे, लेकिन वे और करीब नहीं आए, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे पूर्ण आक्रमण को बढ़ावा मिले। वो स्थान तो आगे ही है, क्या मुझे बंदरों को डराकर भगा देना चाहिए? हॉक ने काल के मन में आशा भरी आवाज में पूछा। जरूर, आगे बढ़ो और अपना नाश्ता ले लो, काल ने बंदरों की तुलना जंक फूड से करते हुए जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि वे स्वादिष्ट नहीं लगते, हॉक ने आक्रोश से जवाब दिया और अपने पंख मोड़कर आकाश से गोता लगा लिया। उसने बंदर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से मारा, जिससे उसका शरीर लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया, और उसने उसे अपने पंजों में पकड़कर शाखा से अलग कर दिया और वापस आसमान में चला गया। यह वही था जो एक सामान्य शिकारी पक्षी करता है,
क्योंकि जब वे उड़ते हैं तो उन्हें सभी तरह के फायदे होते हैं। कुछ छात्रों को पहले तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह हॉक है, और वे दूसरी शक्तिशाली हमलावर की मौजूदगी से घबरा गए। लेकिन इससे पेड़ के वानरों को अपना फैसला लेने में मदद मिली। मनुष्य भी उस चीज से डरते थे, इसलिए अगर बंदरों का समूह चला गया तो ये संभवतः उन पर अगला हमला करेगा। बाज ने बंदर को छीलकर एक छोटा सा काट लिया और फिर उसके शरीर को फेंक दिया, जो शाखाओं से टकराकर नीचे गिर गया, जिससे बाकी लोग तितर बितर हो गए। अच्छा काम, वे अभी भी दौड़ रहे हैं। काल ने हॉक को बधाई दी। ठीक उसी समय जब पक्षी ने पेड़ के एक और वानरों को पकड़ने के लिए नीचे भाला फेंका और उसे प्रक्षेप्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आकाश में ले गया, लेकिन इस बार यह वानरों पर नहीं था। इसके बजाय उसने एक अकेला ब्लैक मेन भालू पाया और 500 मीटर की ऊंचाई तक चक्कर लगाया और फिर जोर से गोता लगाकर लाश को बाहर निकाल दिया। अपने पंखों के एक फड़फड़ाहट ने उसे जंगल के ऊपर एक ग्लाइड पथ पर भेज दिया, और भालू गुस्से में दहाड़ने लगा क्योंकि लाश ठीक उसी जगह पर गिर गई जहां वो 1 सेकंड पहले खड़ी थी। तुम भालुओं को नाराज क्यों कर रहे हो? काल ने शोर सुनते ही पूछा। मैं भालुओं को नाराज क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें इसे देखना चाहिए था, ये बहुत मजेदार था, हॉक ने जवाब दिया। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। यह शायद हास्यास्पद था, लेकिन दूसरे लोग पहले से ही बिना किसी गुस्से वाले भालू के आने से काफी घबरा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि विंडस्पीड हॉक आमतौर पर उड़ना कैसे सीखता है? मेरा मतलब है, अंतरिक्ष में मैं नहीं, बल्कि दूसरे लोग, हॉक ने पूछा। क्या वे घोंसले में तब तक अपने पंख नहीं फड़फड़ाते रहते जब तक वे उड़ान नहीं भर सकते? काल ने पूछा। नहीं, वे इस तरह हमेशा घोंसले में ही रहेंगे। जब वे उड़ने लायक बड़े हो जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देती है। वे या तो सीख जाते हैं या फिर जमीन पर गिर जाते हैं, हॉक ने जवाब दिया। काल की मुस्कान ने मोर्चे पर मौजूद योद्धाओं का ध्यान खींचा, और वे अचानक अपने कम जोखिम वाले प्रशिक्षण मिशन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए। क्या उन्हें 2 जागृत नेता मिले? इसलिए नहीं कि काल और दाना दोनों ही अपने पहले वर्ष में थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक से अधिक की आवश्यकता थी। यहाँ ऐसा क्या था जो राक्षस आदमी को इतना खुश कर रहा था? वो पहले से ही उस क्षेत्र में मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शायद वह ये भूल गया था कि बाकी लोग संसाधन प्राप्त करने के लिए इस यात्रा पर राक्षसों से मिलने के लिए उत्सुक नहीं थे। क्रोधित भालू की आवाज दूर तक फैल गई, क्योंकि वह उस कष्टप्रद पक्षी के क्षेत्र से बाहर चला गया था। लेकिन समूह का तनाव स्तर तब तक कम नहीं हुआ जब तक वे अगले स्थान पर नहीं पहुंच गए, जो गिरे हुए पेड़ों का एक खंड था, जहां मृत पेड़ों पर जागृत रैंकाएं प्रचुर मात्रा में उगी हुई थी। हम यहीं के लिए हैं, इस क्षेत्र के सर्वोत्तम संसाधनों के लिए, योद्धाओं में से एक ने शांति से खुशी जाहिर की। काल की उलझन भरी नजर से सभी को पता चल गया कि उसके पास यहाँ के संसाधनों के गुणों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं था, केवल उनके स्थानों का अध्ययन करने के लिए। इसलिए योद्धाओं में से एक ने मदद करते हुए उसे सारी जानकारी दी। काय को सुखाया जाता है और फिर हल्का भूनकर चाय बनाई जाती है, जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली कक्षाओं के लिए ताकत बढ़ाने वाले पत्थरों की पूर्ति करती है। मुझे नहीं पता कि यह आपकी कक्षा के लिए कारगर होगी या नहीं, लेकिन 1 किलो काय हमें पूरे स्कूल वर्ष के लिए पर्याप्त ऊर्जा देगी। आप इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकते, ये केवल बर्बादी होगी, लेकिन सुबह में 1 कप पीने से लगभग उतना ही फर्क पड़ेगा जितना महीने में 2 बार एक शक्तिवर्धक पत्थर पीने से पड़ता है, योद्धा ने समझाया। यह अक्सर हॉक द्वारा भोजन के मसाले के रूप में रक्त के साथ मिश्रित शक्ति पत्थरों से गुजरने से अधिक था। इसलिए ये पालतू जानवरों के लिए एक अच्छा संसाधन होना चाहिए, और काल को कुछ प्राप्त करना होगा। यह अच्छा लग रहा है, थोर ने सहमति जताते हुए अपने मुंह के कोने से थोड़ी सी लार बाहर निकाली। ठीक है, क्या जादूगरों को इस संसाधन की आवश्यकता है, या हमें इसे उन लोगों के बीच बांट देना चाहिए जो इसका उपयोग कर सकते हैं? प्रत्येक को 1 किलो पर रोक देना चाहिए, ताकि सभी के उपयोग से पहले ये खराब न हो जाए, काल ने पूछा। जादूगर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम कमजोर नहीं हो जाते। ये हमारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन चुड़ैलें इसे रिकवरी पोशन में इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए उन्हें कम से कम योद्धाओं जितनी ही जरूरत होगी, योद्धाओं में से एक ने समझाया। चुड़ैलों की जोड़ी इस बात के लिए आभारी दिख रही थी कि वो उनके लिए तथा उनकी औषधि बनाने की संसाधन गहन आवश्यकताओं के लिए खड़ा हुआ था। क्या मुझे इसे काटने से पहले कुछ और जानना चाहिए? परजीवी, खतरनाक जीव जो इसके नीचे रहना पसंद करते हैं? काल ने पूछा। समूह के सभी लोगों ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया, और काल ने अपनी कमर पर म्यान से अपनी छोटी तलवार निकाली। बाकी सभी को यह थोड़ा अजीब लगा कि उसने लड़ने के लिए तलवार नहीं निकाली, लेकिन उसने इसे किसी भी तरह से उठाया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अकादमी के नियमों के अनुसार टीम लीडर लूट के माल के वितरण के लिए जिम्मेदार था। काल ने देखा कि काई कैसे बढ़ती है, लकड़ियों के ऊपर और एक तरफ, लेकिन नीचे या दूसरी तरफ नहीं। अगर वह चाहता था कि यह बढ़ती रहे तो उसे सही जगहों पर पर्याप्त मात्रा में काई छोड़नी होगी ताकि यह काई के बिस्तर को बहुत ज्यादा बर्बाद न करे। इसलिए उन्होंने लॉग पर तिरछी धारियां काट दी, जिससे प्रत्येक लॉग पर मौजूद काई का आधा हिस्सा पतली पट्टियों से अलग हो गया, जबकि बाकी को सुरक्षित रूप से चिपका रहने दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह फिर से उग जाएगा और फिर इसे फिर से काटा जा सकता है। तुमने ये कहां से सीखा? डाना ने पूछा, जब काल सावधानीपूर्वक काई की पट्टियां काट रहा था। मैं वास्तव में यहां इसके बढ़ने के तरीके से ही अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन मैं केवल आधा हिस्सा ले रहा हूं और बाकी आधे हिस्से को इस तरह छोड़ रहा हूं कि ऐसा लगे कि यह सबसे तेजी से वापस बढ़ेगा। काई किनारों से फैलती है, आप देखिए, और केवल धूप वाली तरफ ही अच्छी तरह से बढ़ती है। इसलिए अगर मैं केवल आधा हिस्सा लूं और जितना संभव हो उतने अच्छे किनारे छोड़ दूं, तो यह इस तरह दिखता है। यह वापस बढ़ने का सबसे तेज पैटर्न होना चाहिए, और मेरे अनुमान से मैंने इस एक पेड़ से लगभग 20 किलो गीले वजन का काई काटा है। मैंने अभी तक अन्य लोगों को छुआ भी नहीं है, और हमारे पास सभी योद्धाओं और चुड़ैलों के अनुरोधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे यहाँ थोर के लिए बस थोड़ा सा लेने की जरूरत है और हम अगले स्थान पर जा सकते हैं, उन्होंने समझाया। मुझे नहीं लगता कि हम थोड़ा और बचा सकते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी खेती हो रही है, योद्धाओं में से एक ने सुझाव दिया। काल के सबसे करीब की चुड़ैल ने सहमति में सिर हिलाया। अकादमी आपसे अपेक्षा करती है कि आप अपने लिए खुद ही प्रबंध करें, जबकि यह विकास योजना का मानक हिस्सा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वे इन वस्तुओं को व्यापार के रूप में स्वीकार करते हैं, कम से कम पहले वर्षों से नहीं, जिन्हें पहले खुद की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम एक ही स्थान पर जागृत रैंक संसाधन के इतने सारे कभी नहीं देखेंगे। अगर यह बाजार में होता तो हम अमीर होते। खैर, जब तक हम सभी को नियंत्रित पदार्थों की तस्करी के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर हमारे पास उन्हें बेचने के लिए कुछ होता तो हम कक्षा के अन्य छात्रों से बहुत सारे एहसान कमा सकते थे, आप जानते हैं। ठीक है, मैं एक और लकड़ी काट लूंगा, काल ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसने एक लॉग पर उसी तरह की धारीदार पैटर्न काटा और फिर थोर को चुपचाप लॉग को उस जगह पर ले जाने को कहा जहां वह काम कर रहा था। उसके आकार के जानवर को एक दिन में 1 कप चाय के बराबर काई की जरूरत होती है, और हर सुबह अपने सामान्य आहार में थोड़ा सा काई मिलाने से उसे बड़ा और मजबूत बनने में मदद मिलती है। लेकिन लाइटनिंग सेरो को भी एहसास हो गया था कि जड़ी बूटी को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। वो अपने सामान्य आहार के रूप में कई उच्च श्रेणी के पौधे खाता था, लेकिन यह एक विशेष था और इसके प्रभाव सीमित थे, इसलिए यह आहार का एक बुनियादी हिस्सा होने के बजाय एक उपहार की तरह था। दूसरे बैच को पहले बैच की तरह ही फैलाया गया और बैकपैक में भर दिया गया, जबकि काल ने नक्शे को देखा कि आगे क्या होने वाला है। वे पहले से ही लड़ाई के चारों ओर जाने वाले थे, और यह उन्हें 2 स्थानों में से एक पर ले जाएगा। या तो एक ऐसा स्थान जहां कोई और मजबूत जड़ी बूटी हो सकती है, या एक ऐसा स्थान जहां क्रिस्टल उगते हैं जो ध्यान केंद्रित करने और मैना पूल की वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। काल ने निष्पक्षता के हित में उन्हें पहले क्रिस्टल तक ले जाने का फैसला किया। अगर बाद में कुछ भी गलत हुआ तो कम से कम उन सभी को इस तरह से यात्रा से कुछ हासिल होना चाहिए था। इससे उन पादरियों को भी मदद मिलेगी जिन्हें उन्होंने बचाया था, ताकि वे खाली हाथ घर न लौटें। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, राक्षसों के चिन्ह और अधिक स्पष्ट होते गए, और काल को संदेह होने लगा कि क्या खुफिया जानकारी गलत थी, या क्या ये वास्तव में वह क्षेत्र था जिसे वे जंगल में कम जोखिम वाला क्षेत्र मानते थे। वो जानता था कि जंगली इलाकों में अनगिनत राक्षस हैं और भूमि के बड़े हिस्से में बमुश्किल ही कोई इंसान रहता है, लेकिन वह जादुई क्षमताओं के संकेत देख रहा था और पेड़ों को किसी शक्तिशाली चीज ने गिरा दिया था जो उन्हें नोचकर उखाड़ सकती थी। वो कोई सामान्य श्रेणी का राक्षस नहीं था, तथा अधिकांश निशान इतने ऊपर थे कि वह विशालकाय भरेंग नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि थोर भी शिकारियों के सभी संकेतों और गंधों से घबरा रहा था, लेकिन अब उसके साथ एक बड़ा झुंड था, और वह उतना चिंतित नहीं था जितना कि अगर वह अकेला होता। उसे भरोसा था कि हॉक कुछ भी खतरनाक खोज लेगा, और पक्षी वर्तमान में उनके गंतव्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि गुफा के आसपास कुछ भी छिपा ना हो। उसने अंदर की जांच नहीं की थी, लेकिन आसपास कोई बड़ा जानवर नहीं था, और कुछ छोटे जानवर भी थे, क्योंकि इतनी उड़ान के बाद हॉक को थोड़ी भूख लग रही थी। क्रिस्टल गुफा बस आगे ही है, याद रखें, हमने अभी तक अंदर की जांच नहीं की है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि क्रिस्टल वहां है या नहीं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था।
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हॉक ने गुफा को ठीक उसी जगह पाया जहां उन्होंने कहा था, काल ने बताया। जादूगरों ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि योद्धाओं ने एक अज्ञात गुफा प्रणाली में जाने के लिए अपने मन को तैयार किया। अगर उन्हें प्रवेश द्वार के पास क्रिस्टल मिले तो उन्हें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें खोजबीन करनी होगी, और ऐसा करने से खतरे का एक नया क्षेत्र सामने आएगा। रुको, दाना ने उन्हें चेतावनी दी जब वे गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर खुले स्थान के पास पहुंचे। मैंने मैदान में कुछ अनोखे पौधे देखे। वे सूची में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें वनस्पति विज्ञान की उन किताबों से पहचानती हूं जिन्हें मुझे पढ़ना था, उसने टीम को बताया। काल ने ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगा। पौधों में से एक विंटरबेरी की झाड़ी थी, बहुत शक्तिशाली नहीं, लेकिन उसे हॉक के लिए कुछ चुनना था जिसे उसका स्वाद बहुत पसंद था। मेरे पास पहले से ही कुछ है, आत्मसंतुष्ट पक्षी ने उसे सूचित किया। काल ने मानसिक स्थान की जांच की और पाया कि वहां एक पूरी झाड़ी थी जो जमीन में इस तरह से लगाई गई थी मानो वो बढ़ती रहेगी। शायद ऐसा हो। काल को वास्तव में समझ नहीं थी कि रिक्त स्थान कैसे काम करते हैं, लेकिन वो उन्हें जादुई ऊर्जा खिला रहा था, इसलिए यह असंभव नहीं था कि एक जादुई पौधा वहां जीवित रह सकता है। हालांकि जमीन का अधिकांश हिस्सा सिर्फ एक मानसिक छवि थी। दाना ने समूह को संबोधित किया, यहाँ संकरी कांटेदार पत्तियों वाले पौधे हैं। पत्तियों को इकट्ठा करो, उन्हें अपने या अपने कपड़ों को छूने मत दो। हमें जितनी संभव हो उतनी पत्तियां चाहिए। मुझे 4 योद्धा स्वयंसेवकों की जरूरत है। 4 हाथ ऊपर उठे और दाना ने उन्हें बाहर भेजा। फिर उसने एक और पौधे की ओर इशारा किया। ये बाघ के पत्ते के खरपतवार है। वे अग्नि जादू प्रशिक्षण के लिए असाधारण है। सभी जादूगरों को उनमें से कम कुछ इकट्ठा करना चाहिए। अग्नि जादू सीखने की कोशिश करने से ठीक पहले उन्हें एक एक करके खाया जाता है, इसलिए उन्हें सुखाएं और बचाकर रखें। जादूगरों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, इसलिए काल ने बाकी योद्धाओं को इकट्ठा किया। हम पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इन बैंगनी और सफेद जामुनों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। वे स्वादिष्ट हैं, थोड़ा ताज़ा करने के अलावा कोई जादुई प्रभाव नहीं है, लेकिन वे दलिया के लिए एक बढ़िया मसाला है। इससे योद्धाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओटमील न केवल घर के नाश्ते के मेनू का मुख्य हिस्सा था, बल्कि यह उनके सभी यात्रा राशन के नाश्ते के पैक में भी था। कुछ ताज़े जामुन के साथ इसे स्वादिष्ट बनाने से जंगल में उनकी पहली सुबह और भी मज़ेदार हो जाती। टीम ने खेत में सावधानीपूर्वक अपना रास्ता बनाया तथा उन सभी चीजों को उठाया जो उन्हें मूल्यवान लगी, तथा पौधों को नष्ट न करने के प्रति भी सतर्क रही, तब भी जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए जड़ों के एक हिस्से की आवश्यकता थी। इन शक्तिशाली योद्धाओं को फूलों और खरपतवारों के साथ इतना संवेदनशील होते देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन यदि इसका मतलब ये था कि वे 1 या 2 महीने में यहाँ वापस आ सकते हैं और उन्हीं संसाधनों को फिर से एकत्र कर सकते हैं, तो ये प्रयास सार्थक था। यद्यपि वे पादरी वर्ग के एक समूह से मिले थे, लेकिन लोगों के लिए जंगल में इतनी दूर जाना दुर्लभ था, और इतनी दूर तक जाने के लिए तथा केवल हवाई स्कैन से यह संकेत मिलने के लिए कि वहां संसाधन हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना थी कि इस क्षेत्र में फसल काटने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई भी यहां वापस नहीं आएगा। उन्हें अपना काम पूरा करने और गुफा तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया, जहां सभी टीम के सदस्यों को एहसास हुआ कि उनके सामने एक वास्तविक समस्या है। उन्हें इतने सारे अन्य संसाधन मिल गए थे कि उन्होंने अपने बैग पहले ही भर लिए थे, और वे केवल तीसरे पड़ाव पर थे। खैर, तकनीकी रूप से दूसरा पड़ाव, क्योंकि पहला पड़ाव संसाधनों की कटाई के लिए इच्छित मानचित्र बिंदुओं में से एक नहीं था। यदि हम काई को थोड़ा और कसकर बांध दें तो हम एक और स्टॉप के लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन यदि यह एक बड़ा पत्तीदार पौधा है या ऐसा फूल है जिसे कुचला नहीं जाना चाहिए, तो हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी, योद्धाओं में से एक ने कहा। उन्होंने काई को अपने साथ भर लिया था, लेकिन जादूगरों ने अपने बैग इस मैदान के फूलों और पत्तियों से भर लिए थे, जहां वे वास्तव में गुफा से क्रिस्टल इकट्ठा करने आए थे। ठीक है, पहले जैसा ही स्वरूप। मैं हॉक को रिजर्व में रखूंगा, लेकिन यहां अंधेरे में हमारे पास थोर और रे होंगे, काल ने समझाया। उसने राय के मन में यह विचार लेकर खुशी महसूस की कि थोर खुशी खुशी उन सभी क्रिस्टलों को तोड़ रहा है जिन्हें वे इकट्ठा करने के लिए यहां आए थे। दूसरी बार सोचने पर मैं थोर को भी रिजर्व में रखूंगा, और राय मुझे स्काउटिंग ड्यूटी में मदद करेगी। गोलेम पीछे की ओर रहेंगे, और बाकी आप अपनी रैंकों में शामिल हो जाएंगे। योद्धा फिर जादूगर, आप सभी को पता है कि यह कैसे करना है, उसने संशोधन किया। समूह ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और चार्जरों को तेजी से घुमाते हुए अपनी टॉर्च तैयार की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैटरियां पूरी तरह से चार्ज हो गई है। काल के विपरीत, जिसे अंधेरे से डरने की बहुत कम वजह थी,
बाकी लोग रोशनी में ज्यादा सहज थे। राय ने सोचा कि यह उसके लिए आगे की ओर देखने का सबसे बढ़िया बहाना है, इसलिए वो रोशनी की सीमा से बाहर हो जाएगी और गुफा में गायब हो गई। यहाँ चमक है। ओह सुंदर पत्थर, यह मेरे लिए है और मेरे घोंसले के लिए थोड़ी चमकीली काय और एक मशरूम। राय ने खुशी खुशी अपने स्काउटिंग मिशन के बारे में बताया। बस याद रखें कि हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए यहाँ हैं ताकि वे हमें पकड़ सकें, इसलिए उनके वहां पहुंचने से पहले सब कुछ मत लूटो। कार्ल ब्लडबाथ स्पाइडर की ज्यादती पर हंसा। वे मूल्यवान नहीं है, बस सुंदर है। आप अभी अंदर आ सकते हैं, प्रवेश द्वार में कुछ भी डरावना नहीं है। कार्ल ने अंदर कदम रखा और पहली बार उसने देखा कि उसकी रात की दृष्टि में कुछ अजीब था। अकादमी में कभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता था। यार्ड में रोशनी, गलियारों में मंद रोशनी और चारों ओर अन्य सभी प्रकाश स्रोत। लेकिन गुफा के अंदर दूसरों के रोशनी के साथ प्रवेश करने से पहले कार्ल एक बिल्कुल नए तरीके से देख सकता था। हॉक ने अंधेरे में कैसे देखा, यह नहीं क्योंकि यह अभी भी कुछ हद तक प्रकाश की मौजूदगी पर निर्भर करता था, बल्कि रे ने अंधेरे में कैसे देखा, थर्मल इमेजिंग और इकोलोकेशन के संयोजन के माध्यम से। प्रत्येक कदम से उसके आसपास का वातावरण अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा और वह अंतर देख सकता था कि गर्म पत्थरों पर ठंडा पानी कहाँ बह रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राय को अंधेरे में रहना पसंद था। वो पूरी तरह से अपने तत्व में थी। फिर समूह ने उसके पीछे पीछे चलते हुए सुरंग को लालटेनों और टॉर्चों से रोशन कर दिया और काल की रात्रि दृष्टि स्वाभाविक रूप से कम प्रकाश में अधिक विस्तृत रिजोल्यूशन पर वापस आ गई, जो उसे हॉक से विरासत में मिली थी। रे सही थी, कोई भी छात्र उन दिलचस्प वस्तुओं के अवशेषों में रुचि नहीं ले रहा था जो उन्होंने खोजी थी, और मकड़ी ने सावधानीपूर्वक उन्हें गुफा प्रणाली के पहले कक्ष में ले जाया। वहां एक है, मुझे एक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, एक जादूगर फुसफुसाया। एक तो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ लोग थे या थे। पहले वाले को ये संकेत मानकर छोड़ दो कि वे अभी भी यहाँ हैं, और चलो गुफा में आगे बढ़ते हैं और भी खोजते हैं। राय, क्या तुम देख रहे हो कि वह कैसा दिखता है? यह उस प्रकार का क्रिस्टल है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, कार्ल ने टिप्पणी की। इस पर यहाँ ऊपर एक और अच्छा कमरा है, लेकिन उसमें कुछ है। बीच में एक तालाब है और मुझे पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, राय ने बताया। पीछे रहो और हम एक समूह के रूप में इसका सामना करेंगे। आगे एक गुफा है जिसके पानी में कुछ जीवित है। राय को नहीं पता कि वह क्या है, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कार्ल ने बताया। वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, जहां राय उसके सिर के ठीक ऊपर छिपी हुई थी, दीवार के पत्थर के साथ घुलमिल गई थी, और उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए तालाब के हल्के से चमकते पानी की ओर बढ़ा। ये शानदार था, जादुई शक्ति की मंद चमक दे रहा था और नीचे क्रिस्टल से सजी हुई थी। इस कमरे में सैकड़ों लोग थे, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनमें से किसी को भी लेने पर प्रतिक्रिया होगी। दीवारों पर लगे किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने से पहले रुको, मुझे लगता है कि वे झील में मौजूद किसी भी चीज से संबंधित है। कार्ल ने समूह को चेतावनी दी, जो इतने सारे संसाधनों को देखकर उन्माद में जाने वाले थे। वे एक क्षण के लिए रुके, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्हें लगा कि वह किसी मकड़ी के शब्द के अलावा किसी और बात पर अत्यधिक सतर्कता बरत रहा था। योद्धाओं में से एक ने अपने साथ लाई हुई एक छड़ी का प्रयोग किया और पानी की सतह पर छींटे मारे, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल शांत सतह पर लहरें ही उठी। जादूगरों ने कुछ सेकंड तक हिचकिचाहट दिखाई, फिर उनमें से एक ने चाकू से दीवार से एक क्रिस्टल को गिराया। फिर भी किसी भी चीज से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और बाकी सभी जीत की खुशी में मुस्कुराए। जादूगर ने अपने पुरस्कार की जांच करने के लिए अपना दस्ताना उतारा, और प्रकाश की एक चमक कमरे में फैल गई, जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और अंधा कर दिया। साथ ही रे को भी पशु स्थान में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि यहाँ कुछ है, वो अपनी आंखों के समायोजित होने का इंतजार करते हुए बुदबुदाए। सबसे पहले थोर ने इस स्थिति को समझा, जो चबाते समय अपनी आंखें बंद करके बैठा था, और उसने काल को स्थिति के बारे में बताया। यहाँ चीजें हैं, खतरनाक चीजें, मैं बाहर जाकर उन्हें भगा दूंगा। लाइटनिंग सेरो ने बोलते ही कार्रवाई की, और हथियारों के लिए उसकी बिगुल की आवाज काल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़े स्थान तक गूंजी। वे उसी गुफा में नहीं हो सकते थे जब तक कि वह ढह न गई हो। ऐसा लग रहा था कि वे बाहर किसी पहाड़ी घाटी के बगल में थे। शोर इतना था कि वहां जो कुछ भी था उसे कुछ सेकंड के लिए रोक लिया गया, जिससे काल की आंखों को समायोजित होने में समय लगा। लेकिन उसने जो देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। वे एक हरी भरी घाटी में खड़े थे, जैसा कि उसने आवाज से अनुमान लगाया था।
चारों ओर पहाड़ थे और उनके सामने एक विशाल स्वर्ण पिरामिड मंदिर था। दोनों ओर की सीढ़ियां जादू से स्पंदित थीं, जिसे वो सैकड़ों मीटर दूर से भी महसूस कर सकता था, जबकि उसके और मंदिर के बीच हजारों चमकते क्रिस्टल गोलेम खड़े थे, जो उसी इंद्रधनुषी रंग के थे, जैसे वे क्रिस्टल जिन्हें पाने के लिए वे यहाँ आए थे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि क्रिस्टल को अपनी नंगी त्वचा से न छूने के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन हम जहां भी हैं, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, काल ने दूसरों को सूचित किया, जो उससे समायोजित होने में थोड़े धीमे थे। हम यहाँ कैसे पहुंचे? और हे भगवान, क्या ये गोलेम है? मुझे भी एक चाहिए। डाना ने अपनी अप्रत्याशित भाषा से काल को चौंकाते हुए कहा। गोलेम सुंदर थे और वे शक्तिशाली भी दिखते थे, लेकिन यदि थोर का अनुमान सही था, तो वे मित्रतापूर्ण नहीं थे। थोर ने अपना लाइटनिंग बैरियर सक्रिय कर दिया, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन गोलेम बिल्कुल भी नहीं हिले। वे बस खड़े रहे, दूर से घुसपैठियों के समूह को देखते रहे। काल घबराए हुए शेरों को शांत करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वो सभी के ठीक होने से पहले कोई घटना शुरू नहीं करना चाहता था, और उन्हें कुछ अंदाजा था कि क्या हो रहा है। अगर क्रिस्टल को छूने से वे यहाँ आ गए, तो इस तरफ फिर से ऐसा करने से वे सभी वापस आ सकते हैं। यदि ऐसा संभव हो तो ये सर्वोत्तम होगा। लेकिन जब वो कुछ कदम आगे बढ़े तो उनके सामने हवा में एक संदेश प्रकट हुआ। विश्व ड्रैगन मंदिर के परीक्षण उदाहरण में आपका स्वागत है। क्या तुमने वह देखा? दाना ने उसके पीछे से पूछा। मैं ऐसा करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि मैं ऐसा न करूं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें उन गोलेमों से लड़ना पड़ेगा। काल ने सहमति जताई। मुझे लगता है कि हम एक प्राचीन पवित्र अवशेष में चले गए हैं। क्रिस्टल गुफा के नीचे दबे होने से पहले इसके सक्रियण सरणी के खंडहर रहे होंगे, और अब हम किसी तरह के परीक्षण स्थल में हैं जिसे वर्ल्ड ड्रैगन चर्च ने अपने सदस्यों के लिए स्थापित किया है, उसने आगे कहा। यह बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाली बात नहीं है। यद्यपि उन प्राचीन काल के अधिकांश पवित्र अवशेषों के कारण मृत्यु नहीं होती थी, फिर भी परीक्षण स्थल पर मृत्यु हो सकती थी, विशेषकर यदि वह समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया हो। जब वे संदेश का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे, तो गोलेमों में से एक आगे आया। परीक्षण सरल है। अपना इनाम पाने के लिए सीढ़ियां चढ़ो। यदि तुम सीढ़ियां नीचे गिर गए, तो तुम अपने पिछले उच्चतम अंक को पार करने का प्रयास जारी रख सकते हो। गोलेम ने अजीब लहजे में सीधे उनके दिमाग में बात की। गोलेम की पंक्तियां अलग हो गईं, जिससे सड़क खाली हो गई, और काल ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके और क्रिस्टल दानव के बीच थोर आ गया। उसने आक्रमण करने की कोई कोशिश नहीं की, तथा काल ने अन्य छात्रों की ओर देखते हुए केवल कंधे उचका दिए और स्वर्ण मंदिर की ओर चल पड़ा। यदि उन्हें कोई पवित्र अवशेष मिला होता, तो निश्चित रूप से वहां पौराणिक काल से कुछ बचा हुआ होता, जब जादू करने वालों का बोलबाला था, और पौराणिक जानवर आकाश पर आधिपत्य के लिए ड्रैगन से प्रतिस्पर्धा करते थे। उनके बचपन की कहानियों के अनुसार विश्व ड्रैगन और उस समय के विश्व ड्रैगन चर्च ने एक समझौता किया था, जिसके तहत मनुष्यों को शक्ति और धन से भरपूर शानदार जीवन जीने की अनुमति दी गई थी। अब जबकि एलीट सीरम विकसित हो चुका था, काल और बाकी सभी लोग जानते थे कि यह संभवतः सिस्टम स्टोन से संबंधित था। लेकिन एक बार जब यह ऐतिहासिक तथ्य साबित हो गया कि यह परीक्षा फीकी पड़ने के बजाय और अधिक लोकप्रिय हो गई, शायद वो जान सके कि उन शानदार समयों का अंत कैसे हुआ और कैसे इतनी शक्तिशाली संस्कृति बर्बाद हो गई। ये जगह बरकरार दिख रही थी, इसलिए ये जंगल के नीचे दबी हुई सैकड़ों हजारों साल की इतिहास की निशानी रही होगी। उसके पीछे समूह के बाकी सदस्य रक्षात्मक संरचना में आगे बढ़े। मध्य पंक्ति में जादूगर और पादरी थे, तथा दाना पीछे की पंक्ति में थी, तथा वह गोलेम बनाने के तरीकों के बारे में विचार जानने के लिए उनका निरीक्षण करने की पूरी कोशिश कर रही थी। पादरी बस श्रद्धा से हर चीज को देख रहे थे। यह एक पवित्र अवशेष था, उनके चर्च की विरासत, उनके अपने पूर्वजों की विरासत। इस तरह के मंदिर चर्च की शक्ति का प्राचीन केंद्र थे, उपचार जादू का स्रोत थे, जिसे वे अपने विश्वास के साथ सबसे बुरे समय में भी बनाए रखने में कामयाब रहे थे। जब वे मंदिर के चारों ओर के मैदान में पहुंचे, तो एक और गोलेम उनके सामने आ गया, और ऐसा लगा जैसे वो थोर को घूर रहा हो, जो अभी भी बिजली की तरह चमक रहा था। मंदिर में 4 दिशाएं हैं, चलने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, और परीक्षण के पाठों में निपुणता प्राप्त करने के लिए कठिनाई के 4 स्तर हैं। पहली तरफ चलने से आपकी ताकत का परीक्षण होगा। ये सबसे आसान है, क्योंकि ताकत का प्रशिक्षण किसी भी चुने हुए व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा रास्ता आपके जादू की परीक्षा लेगा। ताकत की तरह जादू भी किसी भी चुने हुए व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन यह अधिक कठिन रास्ता है। तीसरा पक्ष आपकी इच्छाशक्ति का परीक्षण करेगा। इच्छाशक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर यह नियंत्रित नहीं हो पाया, तो ये टूटकर बिखर जाएगा और आपको तोड़कर रख देगा।
इसी कारण से तीसरा पक्ष सबसे खतरनाक है। चौथा पक्ष भाग्य के साथ आपके जुड़ाव की परीक्षा लेगा। मंदिर के पास जाओ और उस पक्ष को बोलो जिसे तुम चुनौती देना चाहते हो। प्रत्येक आगंतुक प्रतिदिन एक पक्ष को चुनौती दे सकता है। हर दिन जब तुम चुने हुए पक्ष पर रहोगे तो दूसरे पक्षों की कठिनाई बढ़ती जाएगी। सभी छात्र एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। ये कैसी परीक्षा थी? उन्हें तो बस सीढ़ियां चढ़नी थी और यह किसी तरह उनकी परीक्षा लेने जैसा था। फिर थोर गायब हो गया और 1 सेकंड बाद मंदिर की सीढ़ियों में से एक पर पुनः प्रकट हुआ। शेरों से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। थोर ने गर्व से काल के मन में घोषणा की जब उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और एक कुचलने वाला वजन उस पर गिरता हुआ प्रतीत हुआ। देखिए, कुछ भी नहीं, वो खुश हुआ। फिर एक और कदम बढ़ाया और वजन दोगुना हो गया। एक और कदम आगे बढ़ने के बाद वो अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने लगा। शायद इन सीढ़ियों को छोड़कर जब उसे रुकने के लिए मजबूर किया गया तो उसने सुधार किया। काल के अनुमान के अनुसार शीर्ष पर पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां थी। थोर को तीसरी सीढ़ी पर संघर्ष करना पड़ रहा था और 5वीं सीढ़ी पर आकर वह रुक गया था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह इसी तरह होता है। बस अपने आप को उस परीक्षण के लिए तैयार करें जो आप चाहते हैं और देखें कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। हम यहाँ यथासंभव लंबे समय तक रहेंगे। कम से कम हम 4 दिन रहेंगे ताकि हम सभी मार्गों को आजमा सकें। हमारे पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन है और ट्रेन की पटरियों तक पहुंचने में केवल आधा दिन लगता है। काल ने समूह को सूचित किया। मुझे आपकी सोच पसंद है, टीम लीडर। अब चलो ट्रायल करते हैं। इससे पहले कि मौलवी खुशी से रोने लगे, योद्धाओं में से एक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने अभी तक दिव्य इंजेक्शन ले लिया है? काल ने मौलवियों से पूछा, जबकि समूह के बाकी लोग आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया। अगले साल तक नहीं, हम अभी भी सेमिनरी स्कूल में प्रशिक्षु हैं। तो ये दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और शायद जादू के रास्ते से शुरुआत करें, क्योंकि आपके पास पहले से ही पवित्र जादू का कुछ कौशल है। काल ने हॉक और रे को उनके स्थानों से बाहर जाने दिया और हॉक तुरंत दृष्टि से ओझल हो गया तथा उन परीक्षणों में से एक में चला गया जिसे वे अपनी स्थिति से नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जादूगर और योद्धा अभी भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए यह इच्छाशक्ति और भाग्य ही थे जो मंदिर के दूर वाले हिस्से में थे। रे थॉर के साथ शक्ति प्रशिक्षण में शामिल होने चली गई क्योंकि उसे अपनी जादुई क्षमताओं पर भरोसा नहीं था, जबकि काल ने विचार किया कि उसे पहले कौन सा मार्ग आजमाना चाहिए। गोलेम ने एक दिन में एक मार्ग बताया, इसलिए वह पहले इच्छाशक्ति का प्रयास करेगा क्योंकि वो उसी पर अधिक आश्वस्त था। एक बार जब आप खदानों की गहरी खाई के डर और क्लॉस्ट्रोफोबिया से बाहर निकलना सीख गए तो ज्यादातर चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही उसने देखा कि जानवरों की बदौलत उसकी इच्छाशक्ति ज्यादातर लोगों से ज्यादा मजबूत थी और इससे उसे कुछ इनाम मिल सकता था। जब काल वहां पहुंचा तो इच्छाशक्ति परीक्षण सीढ़ियों पर केवल कुछ ही लोग थे, हॉक, साथ ही महिला पादरी छात्रा और एक जादूगर। काल ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा और संदेह की भावना मन में आने लगी। क्या होगा अगर परीक्षण पुरस्कार केवल पहले प्रयास के लिए ही होते? निश्चित रूप से उस स्थिति में पहले अन्य सीढ़ियों पर जाना बेहतर होता। लेकिन काल अपने निर्णय पर अड़े रहे और एक और कदम उठाया। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा लगता कि यह भी चरित्र की परीक्षा थी। क्या मंदिर को लगता कि उसके पास सिर्फ दृढ़ संकल्प के अलावा और कुछ नहीं है? सटीकता प्रशिक्षण सत्रों में उसे ऐसे दर्जनों छात्र मिले थे। उनमें आगे बढ़ते रहने, प्रशिक्षण जारी रखने और हर दिन कड़ी मेहनत करने की अद्भुत इच्छाशक्ति थी। लेकिन इससे उन्हें क्या मिला? इससे वे कक्षा में सबसे नीचे आ गए, यहीं पर। क्योंकि उनके पास केवल इच्छाशक्ति थी। काल में प्रतिभा थी, उसके पास जादू था, उसके पास ताकत थी। अगर उसने पहले इन सब का परीक्षण किया होता तो मंदिर अभी भी उसके दृढ़ संकल्प, आगे बढ़ते रहने की उसकी इच्छाशक्ति को देख पाता। उसने ये सीढ़ी क्यों चुनी थी? एक और कदम और दूसरा। जैसे जैसे आत्मसंदेह बढ़ता गया और उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ती गई, तब तक काल को केवल यह महसूस हो रहा था कि उसके आसपास क्या है। उसने मुश्किल से ध्यान दिया कि वह जादूगर के पास से कैसे गुजरा, जो 5वीं सीढ़ी पर था और अस्तित्व के संकट के बीच में था, या जब वह 7वें कदम पर हॉक के पास से गुजरा, जो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुका था। गोलेम ने समय के बारे में कुछ नहीं कहा था। शायद हॉक का कहना सही था और आपको अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए और तरोताजा रहना चाहिए। नहीं, अगर वो रुक गया तो फिर से आगे बढ़ना उतना ही कठिन हो जाएगा। काल 10वीं सीढ़ी पार कर गया और उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह से गायब हो गई, जिससे उसे खदानों का नजारा दिखाई देने लगा। वह ढहने की स्थिति में फंस गया था। उसके पैर जकड़े हुए थे,
लेकिन उसके आगे एक और खनिक था जो आपातकालीन घंटी के करीब था और सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उस आदमी का रिब्रीदर टूट गया था, लेकिन वो बटन तक पहुंचने में सफल रहा। काल ने अपने पहने हुए खनिक का मुखौटा उतारा और संघर्ष कर रहे अपने सहकर्मी की ओर फेंक दिया। फिर उसने जहरीले धुएं से बचने के लिए अपनी सांस रोक ली, जबकि वह चेहराविहीन व्यक्ति बटन और उसके पास स्थित आपातकालीन आपूर्ति लॉकर की ओर भाग रहा था। बस 10 सेकंड और चाहिए थे उसे, 10 सेकंड और वह आदमी वापस आकर उसे नया मुखौटा पहना देगा। 9, 8, काल ने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया। अगर वो बेहोश हो जाता तो वह फिर से सांस लेना शुरू कर देता और जहरीला धुआं उसके फेफड़ों में रह जाता, जिससे खनिकों को लगने वाली जीवन भर की चोटों में थोड़ी और स्थायी क्षति जुड़ जाती। उसके दिमाग में काल अभी भी युवा था, उसने अभी तक दिव्य सीरम नहीं लिया था और वह जानता था कि बचपन में फेफड़ों की चोटें एक आदमी को उसके आदमी बनने से पहले ही बर्बाद कर सकती हैं, जिससे वह भूमिगत रूप से बेकार हो जाता है। वो डटा रहेगा, उसे ऐसा करना ही था। तभी खनिक वापस आया और उसने अपने चेहरे पर ताज़ा संपीड़ित हवा का झोंका मारते हुए मास्क उतार दिया और काल वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। अपने सामने सीढ़ियों को देख रहा था। वो क्या था? वो अपने सामने की सीढ़ियों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। गोलेम ने कहा था कि यह उसकी इच्छाशक्ति का परीक्षण करेगा, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक और कदम आगे बढ़ा और अनिच्छा बढ़ती गई। यह एक असंभव कार्य था। कोई भी व्यक्ति अपने मन में इस तरह के डर के साथ शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जादूगर रुक गया था और पादरी लड़की इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। ये यातना थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि यह आत्मा प्रदत्त यातना थी, जिसमें किसी पुरस्कार का वादा नहीं किया गया था। उसके लिए आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था। वो बस वापस नीचे जा सकता था और बाकी दिन आराम कर सकता था। शायद योद्धा शक्ति दीवार का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में कर पाएंगे। वो कल वहां जा सकता था और इसे जिम दिवस के रूप में आजमा सकता था। कुछ मांसपेशियों की ताकत का निर्माण कर सकता था, क्योंकि वह अपने शरीर को आरोही की ओर ले जाने की कोशिश करता था। लेकिन मन में संदेह के बावजूद काल ने स्वयं को एक और कदम आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से उसके पास इस पक्ष को चुनने का एक कारण था। उसे अभी याद नहीं आ रहा था कि वह पक्ष क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसके लिए सबसे पहले खुद को परखने के लिए सही पक्ष था। इस विचार ने उसे 2 और सीढ़ियां पार करने के लिए प्रेरित किया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि एक बार जब आप एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो आप दूसरी सीढ़ियों को नहीं देख पाते। कोई कैसे जान सकता है कि उसने अच्छा किया या नहीं? वो बस आराम कर सकता है और घंटों यहाँ इंतजार कर सकता है और फिर सभी को बता सकता है कि उसने अच्छा किया। यहाँ सिर्फ पादरी और एक जादूगर था, और वे दोनों ही अपने अपने मन में खोए हुए थे। वे उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक और कदम ने काल को याद दिलाया कि उसे अभी काम करना है। उसे शीर्ष तक पहुंचना है और यह पता लगाना है कि मंदिर से उसे किस प्रकार की मान्यता मिल सकती है। लेकिन एक और कदम ने काल को याद दिलाया कि उसे अभी काम करना है। वो शीर्ष पर पहुंचेगा और पता लगाएगा कि किस प्रकार की मान्यता है। यदि यह उसके दृढ़ संकल्प, उसकी इच्छाशक्ति से प्रभावित हुआ, तो शायद यह उसे किसी प्रकार का वरदान, थोड़ा सा जादू प्रदान करेगा जो उसके प्रशिक्षण में उसकी मदद करेगा। जानवरों को प्रशिक्षित करना, यही उसका अंतिम लक्ष्य था। उन्हें बड़ा होने में मदद करना और उन्हें अपने साथ ऊपर की ओर खींचने देना। वो उनसे कम दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि रे भी धूप में सीढ़ियों पर अपनी ताकत का परीक्षण कर रही थी। वो उस दबाव को महसूस कर सकता था जो उस पर था, जैसे कि कोई पहाड़ उसे पत्थर की सीढ़ियों पर कुचलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके पतले छोटे पैर अभी भी मजबूती से उसे पकड़ रहे थे और उसे ऊपर की ओर धकेल रहे थे। वो दृढ़ संकल्प था, वो इच्छाशक्ति थी। वह आगे बढ़ता रहा। हॉक भी फिर से आगे बढ़ रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि केक झूठ था, और उसने जो भी स्वादिष्ट व्यंजन देखा था वह मंदिर द्वारा उसे रोकने, हार मानने और आगे न बढ़ने के लिए मनाने का एक तरीका था। जब काल ने स्वयं को बलपूर्वक 41वीं सीढ़ी पर चढ़ाया तो सूरज डूबने लगा। उसने अपने मन को निराशा के दुस्वप्न से बाहर निकाला, जहां उसने सब कुछ खो दिया था, यहां तक कि अपने पालतू जानवरों को भी। इस टूटे हुए अवशेष में फंसकर और भूख से मरते हुए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खैर, ये बात तो बहुत करीब से लग गई। मुझे यह मिल गया। एक और कदम, काल ने खुद से बुदबुदाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसे पागल समझ रहा है या नहीं। तभी सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया और काल तथा अन्य सभी लोग जो अभी भी परीक्षणों से गुजर रहे थे, स्वयं को उस दूसरे गोलेम के पास घास में खड़ा पाया जिसने उनसे बात की थी। परीक्षण अधिकतम 1 दिन तक चलते हैं, गोलेम ने उन्हें सूचित किया। फिर उनके प्रयासों के बारे में अपना मौन निर्णय वापस ले लिया।
शायद हमें अपना पहला प्रयास शुरू करने के लिए सुबह तक इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। दाना ने घास पर लेटते हुए काले होते आसमान को घूरते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है कि हम पूरा दिन ऐसे ही गुजार पाएंगे। इन चंद घंटों में भी मुझे अंत में 2 कदम पीछे हटना पड़ा क्योंकि वजन सहन करना मुश्किल हो रहा था। योद्धाओं में से एक ने जवाब दिया, ठीक है, कल तो हमेशा ही होता है, लेकिन पहले हमें कुछ खाना बनाना चाहिए और शिविर लगाना चाहिए। काल ने उन्हें याद दिलाया। वो कल या कभी भी इच्छाशक्ति के कदमों के करीब नहीं जा रहा था। उसने ऐसा बहुत कर लिया था। शिविर की स्थापना से यह साबित हो गया कि उनके मिशन प्रशिक्षण में कुछ गंभीर चूक हुई थी। यह माना गया था कि नेता अनुभवी होंगे, न कि केवल शक्तिशाली प्रथम वर्ष के छात्र जिन्होंने वास्तव में पहले कभी किट का उपयोग नहीं किया था। अतः अंधेरा होने के 1 घंटे बाद वे अंततः एक छोटी सी जादुई आग के चारों ओर टेंट लगाने में सफल हुए, जिसके बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि वह उनका शिविर स्थल होगा। ये ज्वलंत चट्टानों से बना था, जिससे हल्की नीली चमक निकलती थी। साथ ही एक प्रकार की गर्माहट भी थी जो सभी को ये याद दिलाती थी कि यद्यपि यह एक जादुई क्षेत्र था, फिर भी रात में यहाँ ठंड बढ़ रही थी। ज्यादातर छात्रों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनमें से कुछ गर्म जलवायु वाले इलाकों से आए थे या बड़े शहरों से जहां अपार्टमेंट की इमारतों में एक स्थिर तापमान बनाए रखा जाता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आग के पास होने के बावजूद बाहर इतनी जल्दी ठंड हो जाएगी, और कई लोगों ने गोपनीयता के लिए अपने टेंट को दूर लगाना चुना था। स्थिति शीघ्र ही बदल गई और जो छात्र आग से दूर डेरा डाले हुए थे, वे अपने तंबुओं से बाहर निकलकर आगे आ गए। काल और डाना दोनों ने आग के पास की जगहें चुनी थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें तापमान के बारे में पता था। वे दोनों रात में ठंड के आदी थे और कुछ हद तक बदलाव के भी आदी थे, लेकिन वे केंद्र के करीब रहना चाहते थे ताकि वे किसी भी दिशा से होने वाले हमले का समान रूप से जवाब दे सकें। गोलेम और रे दोनों शाम के शुरुआती हिस्से की तलाश में थे, जबकि हॉक बाद में रे की जगह लेगा ताकि वे दोनों आज रात पर्याप्त नींद ले सके। वे दोनों अंधेरे में काफी अच्छी तरह से देख सकते थे, ऊपर नकली सितारों के साथ, लेकिन वे जो कुछ भी देख रहे थे वह उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। और काल तब तक नहीं जागा जब तक हॉक ने उसे सूचित नहीं किया कि यह पहली रोशनी है और थोर परेशान कर रहा है। लाइटनिंग सेरो को एहसास हो गया था कि बहुत से छात्र अपने ठंडे टेंट में सो नहीं सकते थे, इसलिए उसने उनकी मदद करने के लिए अपने बड़े, गर्म शरीर को स्वेच्छा से आगे बढ़ाया, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से छात्र सुबह सुबह अपने स्केली परोपकारी के लिए नाश्ता खोजने के लिए इधर उधर जाने लगे, और क्रोधी हॉक की अपेक्षा बहुत अधिक हलचल हुई। छात्रों में से एक ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी धातु की कैंटीन पर चम्मच थपथपाया। सभी लोग नाश्ते के पैकेट और उसमें डालने के लिए जो भी हो उसे साथ ले आए। अगर आप कोई ऐसी चीज लेकर आए हैं जो आपको अच्छी लगे, तो आप उसे भी साथ ले जा सकते हैं। आज सुबह मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसे काउबॉय स्टू कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग खाना बनाना जानते हैं, लेकिन मैं एक पशुपालन फार्म में पला बड़ा हूँ, और हमने सीखा है कि अगर हर कोई अलग अलग मूल चीजें लेकर आए तो हम 10 घटिया भोजन में से एक बड़ा और अच्छा भोजन बना सकते हैं, लड़के ने समझाया। काल ने जिन छात्रों को जामुन चुनने के लिए भेजा था, उनमें से प्रत्येक ने 2-2 जामुन निकाले, साथ ही नाश्ते के राशन पैक में शामिल सूखा दलिया, ग्रेनोला और सूखे फल के पैकेट भी निकाले। खेत मालिक के बेटे ने एक बर्तन निकाला जिसे उसने अपने बैग के निचले हिस्से में ठूंस दिया था, और एक जादूगर ने उसे पानी के मंत्र से आधा भर दिया। फिर उसने सभी विभिन्न सामग्रियों को उसमें डाल दिया, और काल ने उसे 3 छड़ियां लाकर आग पर लटकाने के लिए एक तिपाई बनाने के लिए दी, जिस तरह उसकी मां गर्मियों में घर पर करती थी। अंदर खाना पकाना बहुत गर्म हो जाता था, और ये तरीका आंगन में आग के गड्ढे पर खाना पकाने के लिए बेहतर था। फिर काल ने भोजन की बेहतरीन कृति पेश की, जिससे हॉक को बहुत गुस्सा आया। कॉमन रैंक में आयरन टस्क बोआ के मांस का एक बड़ा टुकड़ा, गोबलिन जनजाति के खिलाफ लड़ाई के दौरान मारे गए पहले सुअरों के अंतिम टुकड़ों में से एक, और एक खाद्य उत्पाद जिसे हॉक ने अपने स्थान पर कई बेहतर विकल्पों के पक्ष में नियमित रूप से अनदेखा कर दिया। वहां खाना खराब नहीं होता था, ऐसा लगता था कि वह स्थिर अवस्था में है। इसलिए हालांकि काल वहां किताबें नहीं रख सकता था, लेकिन सभी तरह के भोजन और अन्य संसाधन एक वैध विकल्प थे, और यह उनके नाश्ते को और भी मजेदार बनाने वाला था। जादूगरों में से एक ने एक सपाट चट्टान को साफ किया और मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 40 टुकड़े बनाए। फिर उसने लंबी लकड़ियों का एक संग्रह बनाया और उन्हें कतार में ठोकना शुरू कर दिया। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, देखो, हर कोई सिर्फ एक टुकड़ा मांस और कुछ जामुन के साथ, हम सब आज अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, योद्धा ने दलिया हिलाते हुए कहा।
वे मास्टर शेफ नहीं थे और कुछ कबाब किनारों पर थोड़े जल गए थे, लेकिन ओटमील बेस्वाद के बजाय फलदार था, जिसमें चमड़े जैसे रहस्यमयी फलों के सूखे टुकड़े नहीं थे जिन्हें चबाया जा सके। इससे उनमें से प्रत्येक के पास नट्स का एक छोटा पैकेट और प्लास्टिक ड्रिंक पाउच में जाने के लिए ड्रिंक मिक्स बच गया, अगर उन्हें पानी के अलावा कुछ और चाहिए था। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो काल समूह को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप इससे कुछ हासिल करेंगे, तो आप उसी साइट को फिर से आजमा सकते हैं, या आप एक अलग साइट आजमा सकते हैं। मुझे पता है कि हम सभी ने कल रात अपने अनुभव पर चर्चा की थी, और इच्छाशक्ति वाला पक्ष निश्चित रूप से विकल्पों में सबसे लोकप्रिय नहीं था। लेकिन आप में से जो अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करते हैं, उनके लिए यह अभी भी एक वैध और मूल्यवान प्रशिक्षण संसाधन हो सकता है। अपना रास्ता चुनने के लिए कुछ समय लें। आप दिन में सिर्फ एक बार ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इस समय दीवार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो मैं आप सभी से मिलूंगा, लेकिन पानी और खाने के लिए कुछ लाना न भूलें, अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आप पूरे दिन प्रशिक्षण लेना चाहें, उसने समूह को सूचित किया। इच्छाशक्ति की सीढ़ियां भले ही भयानक थीं, लेकिन कल रात के उनके ध्यान ने उनके पालतू जानवरों के रहने के स्थानों के सुधार में बड़ी प्रगति की थी, और काल को थोड़ी देर के लिए वापस जाने का प्रलोभन हुआ, बस ये देखने के लिए कि क्या वो उच्चतर सीढ़ियों पर ध्यान कर सकते हैं और जानवरों के रहने के स्थानों को और भी तेजी से सुधार सकते हैं। अगर ये जगहें अपने चरम पर होती, तो शायद तीनों जानवरों के लिए बढ़ना आसान हो जाता। हॉक निश्चित रूप से विंडस्पीड हॉक से किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह भी संभव था कि उन्हें ज्यादा जादुई माहौल की जरूरत थी। काल इंसान था, वे सभी जादुई जानवर थे। क्या होगा अगर असली सीमा ये थी कि उसके पास लगभग न के बराबर मैना पूल था? वो इसके बारे में उसी तरह नहीं सोच सकता है जैसा कि एक जादूगर सोचता है, लेकिन अंततः रैंड का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अभी भी जादुई ऊर्जा थी, इसलिए मन सुधार सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। प्राचीन काल के योद्धाओं के पास इतनी शक्तियां होती थी कि वे अपने लिए कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो क्या ये संभव था कि वे ऐसा सर्वांगीण क्षमताओं के आधार पर करते थे, न कि किसी अति दुर्लभ वर्ग और अमर प्राचीन वंश के आधार पर, जिसके कारण वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटा देते थे? पिरामिड के 3 किनारों को हर उस पहलू को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था जिसकी एक सच्चे योद्धा को जरूरत हो सकती है, और वे यहाँ लंबे समय तक रहने का इरादा रखते थे। इसलिए माना सीढ़ियों पर एक दिन बिताने में कोई बुराई नहीं थी, भले ही वे ज्यादा मदद न करें, फिर भी वो ध्यान कर सकता था और अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता था। हॉक का भी यही विचार था। उसने अपनी इच्छाशक्ति का परीक्षण किया था, और सीढ़ियों ने उसकी भूख का परीक्षण किया था। इसलिए आज वह अपनी जादुई सहनशक्ति का प्रशिक्षण लेगा। रे ने अपने तेजी से बढ़ते शरीर को उस मानक तक बनाने के लिए ताकत की सीढ़ियों पर बने रहने का फैसला किया था जिससे वो खुश थी, जबकि थोर को ताकत के अलावा कोई अन्य विकल्प सार्थक नहीं लगा। इस मामले में सभी योद्धा उसके साथ थे, सिवाय एक बैरसेका के जो इच्छाशक्ति की सीढ़ियों की ओर देख रहा था, जिससे उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। क्या आप अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप बरसक के दर्द को कम करने और उसे बढ़ाने के लिए समय की अवधि बढ़ा सकें? मुझे लगता है कि यह काम करना चाहिए। मैंने प्रोफेसर टैंक के साथ कुछ दिनों तक प्रशिक्षण लिया, जिसमें मैंने बरसकर्स के खिलाफ और उनके साथ लड़ने का तरीका सीखा, और इसमें उनकी इच्छाशक्ति की बहुत जरूरत थी। काल ने युवा योद्धा को प्रोत्साहित किया। विशालकाय बरसका का उल्लेख सुनकर योद्धाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्हें उससे मुलाकात की याद आ गई, और इससे लड़के का संकल्प और मजबूत हो गया। एक दिन मैं भी उसके जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। वो सहमत हो गया, फिर संरक्षक गोलेम के पास गया और अपने चुने हुए परीक्षण के लिए गायब हो गया। एक एक करके बाकी लोग अलग हो गए, और काल ने खुद को मैना सीढ़ी के नीचे दाना के बगल में खड़ा पाया। आप हॉक के साथ मैना का प्रशिक्षण ले रहे हैं, यह अप्रत्याशित है, उसने टिप्पणी की, जबकि काल सीढ़ियों की ओर देख रहा था। जादुई जानवर, जादुई ऊर्जा, मुझे लगता है कि इससे मदद मिलेगी। अगर नहीं, तो मैंने एक दिन बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं सीढ़ियों पर ध्यान लगा सकता हूँ। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, अगर तुम जोखिम उठाने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शुभकामनाएं। मैं बीच बीच में पीछे मुड़कर देखती रहूंगी कि तुम कैसे हो। दाना हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। पहले कुछ कदम उसके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करने वाले थे, विशेषकर अब जब वो जानती थी कि यह कैसे काम करता है। लेकिन जिस क्षण काल ने पहले कदम पर अपना पैर रखा और अपने शरीर पर अत्यधिक जादुई शक्ति को महसूस किया, उसे पता चल गया कि वह आज किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। काल किसी तरह तीसरे कदम तक पहुंच पाया, लेकिन मन परीक्षण के भारी वजन ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया।
जिससे उसका शरीर वहीं जम गया और वो दूसरा कदम नहीं उठा सका। उसके चारों ओर बहुत ज्यादा शक्ति थी और उसे इस बारे में बहुत कम जानकारी थी कि उसे इसका क्या करना है। यह उसके जानवरों के स्थानों में मौजूद ऊर्जा के समान नहीं थी, लेकिन ये समान थी। ये लगभग एक असंरचित जादुई हमले की तरह लग रहा था। शक्ति मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसे वो थोड़ा बेहतर समझता था। हमले करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा जानवरों के स्थान से आती थी, आमतौर पर हॉक की, क्योंकि काल ने वास्तव में रैंड और श्रेड के अलावा किसी भी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश नहीं की थी। वो लाइटनिंग शील्ड का उपयोग एक आरामदायक मानक के अनुसार कर सकता था, और आक्रामक अनुकूलन एक निष्क्रिय क्षमता थी जो हर समय काम करती थी। इसलिए यह एक ऐसा स्थान था जहां उसे आमतौर पर अपनी शक्ति मिलती थी। लेकिन अगर वो उस रास्ते को उलट देता, बाहरी शक्ति लेकर उसे वापस अंतरिक्ष में खींच लेता, तो क्या इससे उनमें सुधार होता? पता लगाने का एक तरीका था, और इस परीक्षण ने शक्ति खींचने वाले किसी भी जादूगर को चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए ये काफी सुरक्षित होना चाहिए। काल तीसरी सीढ़ी पर स्थिर खड़ा था, जबकि सभी जादूगर उत्सुकता भरी निगाहों से उसके पास से गुजर रहे थे। उनमें से सबसे बुरा जादूगर कल 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गया था, लेकिन काल, जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, तीसरी सीढ़ी पर अटका हुआ था। उनके दृष्टिकोण से परीक्षण निश्चित रूप से जादूगरों के पक्ष में था, और उन्होंने अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता करने से पहले अपनी ताकत का प्रशिक्षण जारी रखने का सही विकल्प चुना था। उनकी ताकतें अभी भी इतनी कमजोर थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। काल ने तीनों स्थानों में ऊर्जा की एक बूंद प्रवाहित करने में सफलता प्राप्त की तथा उन्हें प्रकाश के चमकते कणों से भर दिया, जो धीरे धीरे काल द्वारा बनाई गई संरचनाओं के साथ एकीकृत हो गए तथा उन स्थानों को उनकी अपनी छोटी दुनिया में बदल दिया। उसने वहीं खड़े होकर ध्यान करने की पूरी कोशिश की, अपनी जगह पर स्थिर रहा, और अंततः बूंद बूंद गिरने लगी। खैर, यह अभी भी एक बूंद बूंद ही थी। काल खुद से झूठ नहीं बोल सकता था और इसे इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन यह एक स्थिर बूंद थी। पौधे बढ़ रहे थे, हॉक के स्थान में झील, थोर के घर में घास के मैदान और राय के घर में झाड़ियां बेहतर हो रही थी। साथ ही अंदर एक मजबूत ऊर्जा भी संघनित हो रही थी। विस्तार की दर अभी भी वैसी ही थी जैसी पिछली रात थी, लेकिन अब वास्तव में स्थान की गुणवत्ता में सुधार हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब काल ने कोई तत्व जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया तो इसमें थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन ज्यादातर उन्होंने इसके आकार में सुधार किया ताकि यह स्थिर हो जाए और पालतू जानवर की ऊर्जा उसे वापस मिल सके। काल को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था जब उसका बोझ कम होने लगा और वह किसी तरह एक और सीढ़ी चढ़ने में कामयाब हो गया। लेकिन उसने देखा कि सूरज अब उसके सिर के ऊपर नहीं था, बल्कि 5वीं सीढ़ी पर चढ़ते समय वह उसके चेहरे के किनारे था। आज रात घर वापस आने पर टीम बहुत खुश होने वाली थी। काल की झील अब एक वास्तविक झील थी, जिसमें शुद्ध ऊर्जा से बनी छोटी छोटी चांदी की मछलियां इधर उधर घूम रही थीं। थोर के घास के मैदानों में कई ठोस पत्थर के खंभे थे जिन्हें वह तोड़ नहीं सकता था और उन पर अच्छी तरह से दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी, जबकि रे की काली झाड़ियों में अब आधा दर्जन पेड़ थे, जिन्हें इस तरह से रखा गया था कि वो उन सभी के बीच एक जाल बुनकर बेहतरीन घोंसला बना सके। ऊर्जा का स्तर स्पष्ट रूप से ऊंचा हो गया था, और यह जादूगरों के प्रशिक्षण क्षेत्रों के मानस समृद्ध वातावरण के अधिक निकट लगने लगा था, न कि उन खुले प्रशिक्षण क्षेत्रों के जहां योद्धा अकादमी में काम करते थे। काल तब तक काम करता रहा जब तक सूर्य क्षितिज पर नहीं आ गया और गोलम्स ने उन सभी को बाहर निकाल दिया। फिर वह वापस कैंप फायर के चारों ओर बैठ गया, जहां स्वयंभू रसोइया शाम के भोजन के लिए सामग्री एकत्र कर रहा था। आज हम बीफ स्टू के पैकेज बना रहे हैं, अगर आप अपना पैकेज मुझे दे सके, काल के आते ही उनके नियुक्त रसोइये ने घोषणा की। हाँ, मुझे 1 सेकंड दो, ये तंबू में है। मौलवियों ने बाहर रहते हुए बहुत सी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं। साथ ही जब समूह गुफा के बाहर रुका तो उन्होंने कुछ खाने योग्य जड़ें भी एकत्र कर ली थीं। इसलिए हालांकि उनके पास कोई राशन नहीं था, फिर भी वे बर्तन में योगदान दे सकते थे। जड़ें बहुत पौष्टिक नहीं थीं, लेकिन वे बड़ी थीं और उन्होंने भोजन में मात्रा बढ़ा दी, जिससे यह और भी प्रभावशाली लग रहा था। राशन हल्का और पैक करने में आसान होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब था कि कैलोरी घनी थी, बड़ी और पेट भरने वाली नहीं। वे लोग अभी भोजन से भरा बर्तन गर्म करके बैठने ही वाले थे कि तभी पादरी लड़की को प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी, और वह मृदु स्वर्णिम प्रकाश से चमकते हुए एक मंत्र बुदबुदाने लगी। किसी ने भी उसे बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। यह एक विश्व ड्रैगन मंदिर था, और वह एक पुजारी थी, एक प्रशिक्षु पुजारी जिसके पास बोलने के लिए बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी एक तरह की पुजारी थी। जैसे ही उसका जादू खत्म हुआ, उसने अपने सामने एक कपड़ा फैलाया और उसके हाथों के सामने हवा में एक बड़ा सुनहरा गोला बनने लगा।
फिर ये जम गया और मुलायम सफेद दानों की एक बड़ी गेंद जमीन पर गिर गई, जो उसके द्वारा बिछाए गए लबादे पर गिर गई। मैंने ये कर दिखाया, आखिरकार मैंने मंत्र का असर कर दिखाया। मेरे दोस्तों, यही चच के सच्चे जादुई अनुचर की निशानी है। पोषण का आशीर्वाद, उसने धीमी शांत आवाज में घोषणा की। ये चावल था। काल को यकीन था कि यह करीब 5 किलो चावल होगा। यह उससे कहीं ज्यादा था जिसे वे कुछ दिनों में भी खा सकते थे, लेकिन काल ने यह जादू पहले भी देखा था। शहर में गरीबों की मदद करने आए पुजारी अपने जादू का इस्तेमाल करके चावल और बीन्स से भरा एक बड़ा बर्तन बनाते थे, जिससे सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। ये तो केवल चावल था, लेकिन आज के लिए ये पर्याप्त से अधिक था। काल ने बधाई देते हुए उसकी पीठ थपथपाई, फिर कैंटीन के निचले हिस्से में लगे कटोरे से चावल का एक हिस्सा उठाया। उसने ऊपर से थोड़ा पानी डाला और उसे आग पर पकने के लिए रख दिया, और दूसरों को भी ऐसा ही करने का संकेत दिया। अच्छा काम है, अब हमें भोजन के इतनी जल्दी खत्म हो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 या 2 दिन और बिताना भी सभी के प्रशिक्षण के लिए बहुत मददगार होगा। काल ने उसे बधाई दी। उसके बगल में बैठा लड़का ईर्ष्यालु और गर्वित दोनों लग रहा था, मानो उसे उसकी उपलब्धि से जलन हो रही हो, लेकिन वह इस पर कोई द्वेष नहीं रख पा रहा था। दिखावा करने के लिए उसकी नकल करने की कोशिश करने के बजाय उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उन सभी पर एक नर्म सुनहरा चमक पैदा कर दी, जिसने दर्द करने वाली मांसपेशियों और दिमाग को शांत कर दिया। ये पूरी तरह से बना हुआ मंत्र नहीं था, लेकिन ये छात्रों को तरोताजा करने और उन्हें पूरी तरह से आराम करने की अनुमति देने के लिए एक मामूली उपचार मंत्र के काफी करीब था, क्योंकि वे अपनी दर्द करने वाली मांसपेशियों और दिमाग के लिए इंतजार कर रहे थे। ये पूरी तरह से बना हुआ मंत्र नहीं था, लेकिन ये रात के खाने को तैयार करने के लिए एक मामूली उपचार मंत्र के काफी करीब था। अब चावल के एक बड़े हिस्से के साथ। बाकी सब कैसे हैं? क्या मंदिर की सीढ़ियों पर प्रशिक्षण आपको वास्तविक परिणाम दे रहा है? काल ने पूछा जब उसके जानवरों ने शिविर के चारों ओर अपनी गश्त समाप्त कर ली और जानवरों के स्थानों पर वापस आ गए। यह निश्चित रूप से जादूगरों के लिए है। मैं जितना मान संभाल सकता हूँ, वो लगभग 1/4 बढ़ गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे इस बात की समझ मिल गई है कि हम जाने के बाद भी इसे और तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। दाना ने सहमति जताई। अन्य जादूगरों ने खुशी से सिर हिलाया, क्योंकि वे पूरे दिन सीढ़ियों पर एक दूसरे के साथ ये तरकीब साझा कर रहे थे। योद्धाओं ने निर्णय लिया कि शरीर को लचीला बनाना और मुद्रा बनाना अधिक उपयुक्त होगा। हालांकि काल यह नहीं बता सका कि वे वास्तव में एक दिन पहले की तुलना में अधिक मांसल थे या नहीं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि बिना किसी परीक्षण के ये कितना अंतर लाएगा, लेकिन मैंने कल की तुलना में आज 4 कदम और आगे बढ़ा लिया है। अगर यह गति बनी रही तो मुझे लगता है कि मैं 1 और सप्ताह के बाद जागृत योद्धा परीक्षा पास कर लूंगा, उनमें से एक ने समझाया। ठीक है, अपने खाने का आनंद ले। हम सुबह सबसे पहले ट्रेन में वापस जाएंगे। एक योजना बनाओ। मुझे संदेह है कि हमें फिर से ऐसा मौका मिलेगा, जब तक कि हम यहाँ वापस नहीं आ सकते, काल ने उन्हें याद दिलाया। पादरी लड़की ने अपना सिर हिलाया। यह एक परीक्षण स्थल है। इनमें से अधिकांश का उपयोग केवल निर्धारित अंतराल पर ही किया जा सकता है, या इससे भी बदतर, जीवन में एक बार हमारे जाने के बाद इस जगह का फिर से उपयोग करने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि पादरी इसे संरक्षित पवित्र अवशेष के रूप में चिन्हित करें, ताकि कोई भी प्रवेश द्वार को संचालित करने वाले क्रिस्टल को नष्ट न कर दे। काल को इसी बात का डर था। अन्य पवित्र अवशेष भी थे जो केवल कुछ छुट्टियों पर ही खोले जाते थे, और सीरम का उपयोग जीवन में केवल एक बार ही किया जा सकता था। लेकिन वे इस एक का उपयोग करने में सक्षम थे, और वह इसका पूरा लाभ उठाने जा रहा था। अब तक उसने अपनी इच्छाशक्ति का परीक्षण किया था, जिसने उसे ध्यान करते समय जानवर स्थान के आकार को बढ़ाने में मदद की, और उसके मन नियंत्रण, जिसने उसे अपने जानवर स्थान की शक्ति में सुधार करने में मदद की। इसलिए कल वह या तो मन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, जिसे सबसे अधिक मदद की जरूरत थी, या अपने शरीर पर, जो पहले से ही मजबूत था और पालतू जानवरों की तुलना में एक अंश दर पर सुधार हुआ था। पालतू जानवरों से उसे जो शक्ति मिली थी वो प्रभावशाली थी, लेकिन उसके बाद प्रतिक्रिया सीमित थी और उसका विकास धीमा था। शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए उसे बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर वह पालतू जानवरों पर ध्यान केंद्रित करता तो उसकी लड़ाकू शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती और अंततः उसके शरीर को भी अपने साथ खींच लेती। इसका उत्तर तब मिला जब जानवर अपने उन्नत घरों में बस गए। ओह, यह अच्छा है। मैं अपनी मांसपेशियों को आराम पहुंचाने वाली शक्ति को महसूस कर सकता हूं। तुमने आज जो भी किया उसे फिर से करो। राय ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उसने नए पेड़ों के बीच एक विस्तृत जाल बुना था।
हाँ, यह सही सुधार है। मैं खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस कर सकता हूँ, हॉक ने सहमति जताई। वे दोनों थोर के कुछ कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो आश्चर्य से पत्थर के एक खंभे को देख रहा था। क्या तुमने मेरे लिए एक शानदार खंभा बनाया है? तुम बहुत दयालु हो। खंभों के जुड़ने पर वो खुशी से लगभग रोने लगा था, और अन्य दो जानवरों ने शाम के लिए उसके द्वारा कही गई किसी भी बात को तुरंत नकार दिया। हॉक को मांस की एक अतिरिक्त दुर्लभ प्रजाति देने की तरह लाइटनिंग सेरो को वह चीज रिश्वत में दी गई थी जो वह सबसे अधिक चाहता था, और उसकी राय अविश्वसनीय थी। काल ने एक क्षण तक उनके उत्तरों पर विचार किया और फिर उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल फिर से मन प्रशिक्षण पर जाऊंगा और देखूंगा कि मैं आप सभी के लिए स्थानों को कितना बेहतर बना सकता हूं। आखिरकार, जितनी तेजी से आप मजबूत होते हैं, उतनी ही तेजी से मैं भी मजबूत हो जाता हूं। रात को अच्छी नींद लेने से तीनों में कुछ उल्लेखनीय बदलाव आए। हॉक के लिए तो नहीं, लेकिन थोर कल की तुलना में एक हाथ लंबा हो गया था। इतना कि सुबह जब वह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर आया तो ये तुरंत सभी को पता चल गया, लेकिन रे ने ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह न केवल बड़ी हो गई थी, बल्कि उसके पैरों पर बख्तरबंद चिटिन गहरे लाल रंग में बदलने लगा था, जिसने ब्लडबैथ स्पाइडर को उसका नाम देने में मदद की। जैसे जैसे वे बड़े और अधिक शक्तिशाली होते गए, लाल रंग पंजों से फैलता गया, जब तक कि उसके पूरे पैर और उसके काले पेट के हिस्से गहरे लाल रंग के नहीं हो गए, जैसे कि वो खून के एक तालाब में खड़ी थी। वो अपने शरीर पर मौजूद छोटे काले बालों को नहीं खोएगी, लेकिन उसके नीचे का कवच दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में रंग बदल देगा कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और अब उसे अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है। काल को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई थी। प्रशिक्षण उसके लिए अच्छा रहा होगा। उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं करना, भले ही वे इंसान न हों। रे बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मकड़ियां इतनी बड़ी होती हैं, योद्धाओं में से एक ने कहा। ये ब्लडबैथ स्पाइडर के लिए आधी भी नहीं बड़ी है। जब वो पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, तो वह अपने पैरों से बख्तरबंद कार को पकड़कर पलट सकेगी। वे इतने डरावने हैं कि जो टीम मुझे नए पालतू जानवर खोजने के लिए जंगल में ले गई थी, वह भी वयस्क संस्करण से मिलना नहीं चाहती थी। मुझे रे यहाँ एक अंडे के रूप में मिली, काल ने समझाया। योद्धा को यकीन नहीं था कि वह काल की शेखी बघारेगा, लेकिन वह मकड़ी बहुत बड़ी थी, और अगर वह अभी भी बढ़ रही थी, तो यह अनगिनत छात्रों के लिए दुस्वप्न का कारण बनने वाली थी। यहाँ मौजूद सभी लोग रे से मिल चुके थे, और जानते थे कि वह मिलनसार है, लेकिन अगर वो अंधेरे में उन पर हावी हो जाती, तो वे फिर भी घबरा जाते। काल मनवृद्धि सीढ़ियों पर लौट आया, और धीरे धीरे चौथी और फिर पांचवी सीढ़ी पर अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। इससे जादूगरों को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि वह आज रोटेशन को पूरा करने के लिए योद्धाओं के साथ काम करेगा, लेकिन 3 पालतू जानवरों में से 2 पहले से ही वहां थे। काल को यह सुनिश्चित करने की अधिक चिंता थी कि उनके घर उनके साथ रह सकें। उस दिन काल के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना वाकई बढ़ गया। वह जानवरों को भोजन देने के लिए बाहर से ऊर्जा खींचने की आदत डाल रहा था, जबकि पहले वह उन्हें बनाने के लिए केवल भोजन को ऊर्जा में बदल रहा था। सबसे निचले स्तर से शुरू करने के बाद उसके पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और दिन के अंत तक वह 5वीं सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गया था, जहां उस पर बहुत दबाव था, लेकिन वह अभी भी पहले की सीढ़ी की तुलना में अधिक शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रवाहित कर सकता था। यह उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, और जानवरों के स्थान वास्तव में शून्य में द्वीपों की तरह दिखने लगे थे। वहां कोई वास्तविक आकाश या ऐसा कुछ भी नहीं था, सिवाय कुछ नकली सितारों के जो काल ने रात के समय का अनुकरण करने के लिए राय के अंधेरे स्थान में रखे थे। लेकिन सीढ़ियों पर 2 दिनों के प्रशिक्षण के बाद उनके पास काफी मात्रा में जमीन थी। लेकिन काल के आंतरिक सुधारों की तुलना में अन्य लोगों ने यहां जो लाभ अर्जित किया था, उसके वास्तविक संकेत दिखने लगे थे। दोनों पादरियों की आंखें हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जादूगर शक्ति से भर गए, और योद्धा सुडौल और बलवान अभिजात वर्ग बन गए, जिसका उन्होंने सपना देखा था जब से उन्हें पता चला कि वे सीरम के अनुकूल हैं। दोपहर हो चुकी थी और सभी थके हुए थे और सोने के लिए तैयार थे। तभी गोलम्स ने घोषणा की, एक स्वर में बोलते हुए। उनकी जादुई आवाज हर छात्र तक पहुंची। अब आपके ट्रायल में 24 घंटे शेष है। अपने अंतिम दिन का कार्यक्रम बुद्धिमानी से चुनें। उन शब्दों ने समूह में दहशत की लहर दौड़ा दी। उन्हें नहीं पता था कि परीक्षणों पर 4 दिन की समय सीमा थी। उनमें से कई लोगों ने जागृत रैंक तक पहुंचने की कोशिश करने का इरादा किया था, फिर कुछ दिन दूसरे पक्षों की जांच करने में बिताए ताकि वे उनसे कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकें। काल को कोई विशेष पछतावा नहीं था। उसका शरीर पहले से ही उसके दिमाग से ज्यादा मजबूत था।
इसलिए उसकी इच्छा शक्ति और मन की परीक्षा लेना सबसे ज्यादा समझदारी भरा था। सवाल ये था, वो आखिरी दिन क्या करेगा? वो इसे संतुलित कर सकता था और पुनः इच्छा शक्ति के पक्ष में जा सकता था, लेकिन कुछ ने उसे बताया कि उपेक्षित सीढ़ियां, यादृच्छिक जुआ जो कि भाग्य चुनौती थी, वो कहीं अधिक मनोरंजक होने वाली थी। ये केवल कैंप फायर के आसपास की कहानी के लिए ही अच्छा हो सकता है, लेकिन उन सभी का भाग्य के साथ कुछ न कुछ संबंध अवश्य होगा, क्योंकि वे सभी दिव्य सीरम के परीक्षण में सफल हुए थे तथा उन्होंने स्वयं को संगत साबित किया था। इससे मामला सुलझ गया। उसने सीढ़ियों से वो सब हासिल कर लिया था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने सीखा कि जानवरों के स्थानों को और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ाया जाए, और वह राय और थोर से शरीर के प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में पूछ सकता था। इसलिए वो अंतिम दिन एक मौका लेगा और वह भाग्य की सीढ़ियों पर जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या होता है।